हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के द्वारा जो आपके मॉडल पेपर है वो सोल्व करवाए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक ये बेटर साबित हो रहे हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है यहाँ से कम 60 से 50% आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इतना भी अगर आपको मिलता है तो बच्चे वो पास होने के लिए खूब है। आपने भी थोड़ी बहुत तो मेहनत की होगी। तो आज जैसा कि आपको पता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आज अपन जो डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर अपन सोल्व करेंगे। कुछ 6 से 7 क्वेश्चन अपन यहाँ पे डील करेंगे और मैं कह सकता हूँ कि 50 से 70% के बीच में आपको इस पेपर से मिलने वाला है कंटेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर कोड रहेगा बच्चों, अक्सर देखा है मैंने कि पेपर कोड बच्चों को पता नहीं रहता है और आपकी एग्जाम के लिए आपको 0 लगा के आपको फिल करना होता है, क्योंकि वहां पे 5 डिजिट होती है जो सर्कल करने होते हैं। तो आपके 53-30 आपके पेपर कोड रहते हैं जो आपके एडमिट कार्ड पे भी आते हैं और बच्चों आपके पेपर के ऊपर भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 80 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 3 घंटे में आपको एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना रहेगा। आप थर्ड ईयर के हो, ज़्यादा बताने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक अच्छा से थॉट के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं। फियर क्या है बच्चों? डर क्या है? डर क्या है? फियर के 2 मीनिंग है। एक है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ भूलो, उस डर को भूलो और आगे बढ़ो। एग्जाम के अंदर आपको काफी हद तक डर रहता है, लेकिन उस डर को भूल के अपने आप को इतना कॉग्निटिव बनाओ, अपने आप की जो थिंकिंग है उसको इतना मोटिव करो कि आगे बढ़ जाओ आप और उस एग्जाम को क्रैक कर लो। बच्चों एग्जाम लिखना है, फेस एवरीथिंग एंड राइजेस। फेस एवरीथिंग, सब चीजें फेस करनी है। कोई जरूरी नहीं है जो आप क्वेश्चन पढ़ के गए थे वही आएगा। आपको पूरी किताब पढ़नी है बच्चों, और पूरी किताब ना पढ़ के आप ये पेपर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो चॉइस आपकी होती है बच्चों कि आपको क्या चूज करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास का अपन फर्स्ट क्वेश्चन अपन डील करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आपको डिफाइन करना है मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ होती क्या है एक्चुअली। उसके अलावा आपको प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ के लिखने हैं। इसके अलावा आपको एनालिस्ट करने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटल हेल्थ कि जो हेल्थी पर्सन होता है उसमें क्या क्या आपको क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको 4x6x8 नंबर से आपको मिल सकता है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं बच्चों तो 16 नंबर का ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकता है, या मैं कहूं शॉर्ट नोट्स मिलेगा तो बच्चों 8 नंबर का मिलेगा। ठीक है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डील करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अपन और बात करते हैं अपन। हाँ जी, क्या होती है मेंटल हेल्थ? तो मेंटल हेल्थ के बारे में अपन बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्चुअल होती क्या है। तो मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं बच्चों, मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मेंटल हेल्थ क्या होती है? हेल्थ को अगर डिफाइन करें तो हेल्थ एक प्रकार की कंप्लीट फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। किसी प्रकार की डिजीज उसके आसपास में भी नहीं हो और ना ही किसी प्रकार की इन्फर्मिटी का मतलब होता है बच्चों विकलांगता। तो हेल्थ अगर मैं बात करूं तो हेल्थ क्या कहती है? WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ की अगर डेफिनेशन देखें, अगर अपन कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन अगर बात करें तो हेल्थ क्या होती है? एक प्रकार की स्टेट होती है जो कंप्लीट आपकी एक्चुअल होनी चाहिए, फिजिकली भी, आपकी मेंटली भी और आपकी सोशली भी और वेलबींग। किसी प्रकार की डिजीज आसपास के किसी प्रकार का कोई कॉन्सिक्वेंस आपको डिजीज का नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार की इलनेस आपको नहीं देखनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? इलनेस कहते हैं। चलिए हेल्थ कहते हैं। इन्फर्मिटी का मतलब मैंने विकलांगता बता दिया। अब बात करते हैं कि WHO डिफिनेशन देता है किसकी बच्चों? ये जो WHO है वो डिफाइन करता है कि आपकी जो हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है या हेल्थ क्या है। तो जो पॉजिटिव डायमेंशन होते हैं बच्चों, पॉजिटिव डायमेंशन होते हैं मेंटल हेल्थ के, इज द स्ट्रेस इन WHO डिफाइन एज द हेल्थ एज ए कंटेंट इन कॉन्स्टिट्यूट। कि आपकी अगर मैं हेल्थ की बात करूं, जो पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ कौन से हो सकते हैं बच्चों? तो डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करूं तो आपकी एंजाइटी, आपका फियर, किसी प्रकार का स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन बच्चों, एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम का डिप्रेशन, किसी से डरा हुआ। तो ये क्या है बच्चों? डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ है। ये क्या करते हैं? आपकी जो मेंटल हेल्थ है
उसको अफेक्ट करने के काम करते हैं। तो जो WHO ने बात की कि जो हेल्थ है उसके आसपास में मतलब कॉन्स्टिट्यूट और कंटेंट की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो दोनों क्या रहनी चाहिए, हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ दोनों तरह से एक तरह प्रकार की क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव डायमेंशन में रहनी चाहिए। किसी प्रकार का इन चीजों का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो उसी को अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। एक डेफिनेशन और देखते हैं अपन मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, तो मेंटल हेल्थ इज द नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ आप उसको नहीं कह सकते कि कोई मेंटल डिसऑर्डर ही नहीं है, किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं है, किसी प्रकार का फियर नहीं है, उसी को ही आप मेंटल हेल्थ नहीं कह सकते। मेंटल हेल्थ होने का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जहां पे जो पर्सन है वो वेलबींग रहे, इंडिविजुअल क्या रहे, रियलाइज करे कि उसके साथ में जो पोटेंशियल है, कि उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसको एक्चुअलिटी को क्या करे बच्चों, एक्सेप्ट करे। इसके अलावा कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द लाइफ, और जो नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है आपकी लाइफ में, कि मान लीजिए आज जॉब लॉस हो गया और उसी से मेरे को स्ट्रेस मिल गया, तो उससे भी क्या करना है, उसको भी साथ लेके चलना है, उससे लड़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं तो मेरी जॉब लॉस हो गई, मैं तो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहा हूं, मेरे को तो फियर हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्ट्रेस, उस स्ट्रेस के साथ में भी आपको नॉर्मली एक्ट करना है, उस स्ट्रेस से लड़ना है। जैसे कि अपन ने फियर का भी देखा कि फियर का मतलब क्या होता है, अगर मैं उस डर से बैठ गया तो मैं मेरा पेपर सोल्व नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ये सोच के बैठ गया कि इसमें तो जो क्वेश्चन आए वो मेरे को आते ही नहीं है, तो बच्चे फेल होएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको फेस किया, आपने थोड़ा सा माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डाला और याद करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली आप उसको कोप कर सकते हो, उसको साथ लग सकते हो। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुल। आप क्या कर रहे हो, कोप करो उसके साथ में, वर्क करो उसके साथ में, फ्रूटफुल इफेक्ट आपको देखने, ठीक है। इसके अलावा एंड एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दो, किसके लिए, कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अपना योगदान भी आपको वहां पे देना है। अब अगर मैं बात करूं तो जनरल प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, कि कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आपके किस में काम आते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर काम में आते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल आर द बेस, जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेस होते हैं कंसेप्ट के ऊपर। किसके ऊपर बेस होते हैं, कंसेप्ट के ऊपर, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल, हर प्रकार का जो व्यक्ति है, इंट्रिंसिक वर्थ का अगर मैं मतलब देखूं तो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन हर सेल्फ, कि मैं कैसा हूं। हर एक इंडिविजुअल को अपने आप को संभालने की क्षमता, उसको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात डिग्निटी, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। हैज द पोटेंशियली टू ग्रो, कि धीरे धीरे क्या कर सके, अपने इंक्रीज कर सके अपनी क्वालिटीज ऑफ एबिलिटीज है। पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब है बच्चों कि जो अपनी एबिलिटीज हैं, जो अपनी क्वालिटी और एबिलिटीज हैं, उनको क्या कर सके, बढ़ा सके। तो वही तो क्या कहला रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहला रहा है। दूसरी बात, द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर द जनरल नेचर इन गाइडलाइंस फॉर द इमोशनल केयर ऑफ द पेशेंट, कि कौन कौन से ऐसे आपके प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहला प्रिंसिपल है आपके साथ में कि पेशेंट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है एक्चुअलिटी एज ही इज। पेशेंट क्या करेगा, एक्चुअलिटी को एक्सेप्ट करे कि वो है क्या एक्चुअल में। वो खुद को ऐसे समझ रहा है कि मैं तो पता नहीं प्रधानमंत्री हूं, पीएम मोदी हूं, लेकिन अगर वो क्या है, एक चपरासी है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैं 4th क्लास हूं। अगर मेरे में कोई सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, तो मेरे को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको अनएक्सेप्टेड करना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करोगे तो ही वो एक्सेप्टेड आएगी। एक्चुअलिटी को एक्सेप्ट करना है बच्चों, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पहला प्रिंसिपल अपन ने बात किया, दूसरे प्रिंसिपल में आपको क्या लिखना है माय डियर। तो दूसरे प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो यूज करना है आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एज ए थेरेपेटिक टूल, कि आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करना है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को साबित करने के लिए, खुद को समझने के लिए आपको थेरापेटिक टूल का यूज में लेना चाहिए। तो सर थेरापेटिक टूल क्या होते हैं, तो बच्चों थेरापेटिक टूल की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो बिहेवियरल थेरेपी है, आपका बिहेवियर है, उसी को आप क्या कह सकते हो, थेरापेटिक टूल कह सकते हो। थेरापेटिक मतलब आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपने आप का एग्जामिनेशन कर सकते हो, अपने आप का स्टेटस देख सकते हो कि कितना ओरिएंटेड हूं मैं उस चीज के लिए,
ओरिएंटेशन, अपने आप को ओरिएंट करो बच्चों, कॉन्शियस कितना हूं, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, थेरापेटिक टूल कहला सकते हैं। या मैं अगर सिंपली अगर मैं बोलूं तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है बच्चों, 4 नंबर के शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता क्या है। तो आप इसको भी याद कर लें, एक बार थोड़ा सा सरसरी देख लें, ऐसा कुछ होगा नहीं कि आए, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर का अगर मूड बन गया तो उसने अगर डाल दिया तो डाल दिया बच्चों। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये थेरापेटिक टूल है खुद को अंडरस्टैंड साबित करने के लिए। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपका आता है, हाँ जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों तो कंसिस्टेंसी इज यूज टू कंट्रीब्यूट इज पेशेंट इज सिक्योरिटी। उसके अंदर ऐसी कंसिस्टेंसी, ऐसी आयाम बनी हुई रहनी चाहिए, ऐसी संगठनता होनी चाहिए कि वो अपने आप को क्या करे, सिक्योर महसूस करे। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आपको हॉस्पिटल में बैठे और वहां पे क्या कर रहे हो, डर रहे हो कि ये नर्स तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी, वो नहीं है। आप अपने आप को सिक्योर फील करना चाहिए, पेशेंट आपका कैसा फील करना चाहिए, सिक्योर फील करना चाहिए। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपके पूछे जा सकता है कि रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन सुटेबल एक्सेप्टेबल मैनर, कि आप उसको अश्योर करवाओ कि वो सुटेबल तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेबल मैनर के अंदर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये रियलिटी है, इसको मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल मैनर के अंदर आपको क्या करना चाहिए बच्चों, रीअश्योर करना चाहिए कि उसने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। कई बार क्या होता है पेशेंट अपने आप को ऐसा कहता है कि नहीं यार मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो गलत कह रहा है। तो आप उसको अश्योर हो जाओ, अपने आप श्योर हो जाओ कि उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। तो एक्सेप्टेबल मैनर आपके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है बच्चों आपका नेक्स्ट कि पेशेंट बिहेवियर इज चेंज, सॉरी, हाँ जी, पेशेंट बिहेवियर इज चेंज्ड थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नोट बाय रैशनल इंटरप्शन। आपको क्या करना है, पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करना है। ठीक है, पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करना है और उसके इमोशनल जो एक्सपीरियंस है उनको आपको क्या करना है, चेंज करना है। उसके जो रैशनल है इंटरप्शन के, कि उस जो किस चीज से इंटरप्ट हो रहा है, कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित कर रहे हैं, उनको चेंज नहीं करना है। आपको क्या चेंज करना है माय डियर, उसके बिहेवियर को चेंज करो, उसके इमोशनल एक्सपीरियंस को चेंज करो। तो अपने आप उसकी मेंटल स्थिति, जो उसके सिद्धांत है, जो अपने दिमाग है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है बेटा, एक्सेप्ट करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है आपका, हाँ जी, 6 जो प्रिंसिपल है वो क्या है, अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी अपन उसको क्या कर रहे हैं, एंजाइटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको डरा रहे हैं कि यार तेरे तू तो ठीक नहीं होगा, तू तो ये ऐसा हो जाएगा, तू तो ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, उसको एंजाइटी नहीं देनी है बच्चों। तो ये सब चीजें आपको क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। ऐसे ऑब्जेक्टिव या ऐसे ऑब्जर्वेशन करो पेशेंट को कि उसको जो अंडरस्टैंड है, उसका बिहेवियर को आप समझ सको, उसके बिहेवियर को आप क्या कर सको, समझ सको। तो ये आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक मेंटल स्टेटस हेल्थ का क्या है बच्चों, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रिंसिपल अपना आता है मेंटेनिंग रियलिस्टिक एनपीआर। एनपीआर क्या होता है बच्चों, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। क्या होता है एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करके रखना है। ये आपके लिए गुड रिलेशनशिप बनता है, जिससे आपका जो पेशेंट है वो क्या हो जाए, अपने आप को क्या करे, सिक्योर महसूस करे कि ये नर्स मेरे साथ क्या कर रही है, मेरे साथ कोप कर रही है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व आउट करने के लिए काम कर रही है। ऐसे नहीं है नर्स इधर घूम रही है और पेशेंट इधर जा रहा है, दोनों अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहे। तो आपको क्या करना है, मेंटेन करना है जो रियलिस्टिक एनपीआर है, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, उसको आपको क्या करना है बच्चों, मेंटेन करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अवॉइड करना है
फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। आपको ऐसा नहीं है, क्या नहीं करना है बच्चों, अवॉइड करना है फिजिकल। अपन क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ले तू दवाई नहीं ले रहा, ले तेरे 2 लपाड़ लगा रहा हूं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे तुम्हारे को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो एग्जामिनर थोड़ी, इन्विजिलेटर थोड़ी मारता है, ले तेरे लपाड़ लगाता हूं साला, ये भी नहीं आता तेरे को, ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको उसको फिजिकली और वर्बल फोर्स नहीं करना है, जितना फोर्सफुली सॉरी जितना पॉसिबल हो सके, जितना आप में पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये इस चीज से नहीं मानेगा। बच्चों डराने और धमकाने से कोई चीजें सोल्व नहीं होती, आपकी जो सोल्व होती है वो अपने मन से होती है। तो अवॉइड करना है, ऐसा फिजिकल फोर्स उसके ऊपर लागू नहीं करना है, उसके ऊपर फिजिकल फोर्स लागू नहीं करना है, ना ही उसके ऊपर कोई वर्बल, आप वर्बली उसको फोर्स करो कि नहीं तू तो यही कर तभी तेरा काम होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चों, जो 10th नंबर का प्रिंसिपल है वो क्या कहला रहा है, वो कहलाता है बच्चों की नर्सिंग केयर इज द सेंटर्ड ऑन पेशेंट एज ए पर्सन नॉट कंट्रोल बाय सिम्टम। जो नर्सिंग केयर होनी चाहिए उसका सेंटर्ड क्या होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। उस पेशेंट के जो सिम्टम है उन्हीं को कंट्रोल नहीं करना है अपने को, जो पेशेंट में सिम्टम्स राइज हो रहे हैं उन्हीं को कंट्रोल नहीं करना है, अपने को कंट्रोल करना है उस पेशेंट की डिजीज, साथ में उसके सिम्टम्स भी अपने को कंट्रोल करेंगे। तो ये अपनी एकदम बढ़िया वाली नर्सिंग केयर है, एक्चुअल नर्सिंग केयर है जो आप पेशेंट को देना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, जो 11 नंबर का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर एंड अदर रूटीन। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जो भी आप प्रोसीजर दे रहे हो उनके बारे में, जो अदर रूटीन आप कार्य कर रहे हो उनके बारे में, और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि पेशेंट आपका समझ जाए। ऐसे नहीं है आप उसको बोल रहे हो मैं तेरा कैथेटराइजेशन करूंगा, आप उसको बोल रहे हो मैं तेरे को ईसीटी दूंगा, अरे उसको ईसीटी का बाड़ भी नहीं पता क्या होता है बावड़े, तो ऐसा नहीं करना है, तेरे को अंडरस्टैंड करवाना है कि पेशेंट खुद के खुद समझे, पेशेंट खुद समझे कि ये मेरे साथ करने वाला है। आप उसको बोल रहे ले तेरे एनजी ट्यूब लगा देता हूं, तो वो एनजी ट्यूब जानता है कि क्या होता है, अरे तुम्हारे में से भी नहीं जानते होंगे एनजी ट्यूब क्या होती है। तो बच्चे आपको क्या करना है कि पेशेंट अंडरस्टैंड कर सके उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करो, उसकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, अकॉर्डिंग की पेशेंट आपका इजीली उन चीजों को क्या हो जाए बच्चों, समझ जाए। ऐसा नहीं है ला कैथेटराइजेशन करवा ले, ला कॉन्डोम ड्रेनेज लगवा ले, ला आजा तेरी ट्रैकेस्टोमी कर देता हूं, ऐसा नहीं करना है बच्चों, वो समझेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, उसकी ही लैंग्वेज में आपको ये सब चीजें बतानी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे। हाँ जी, 12 नंबर का जो प्रिंसिपल है बहुत अच्छी प्रिंसिपल है कि मेनी प्रोसीजर आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल रिमेन अनरिलेटेड। क्या होना चाहिए कि मेनी प्रोसीजर आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल रिमेन अनरिलेटेड। कुछ जो प्रोसीजर है वो क्या हो सकते हैं, आपके मॉडिफाइड हो सकते हैं, लेकिन जो उनके बेसिक प्रिंसिपल है वो कभी वैसे की वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। प्रोसीजर मॉडिफाइड हो सकता है। पहले के ज़माने में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पहले के ज़माने में स्टील की सिरिंज ली जाती थी, आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज ली जाती है। तो आपको इस चीज को कि प्रिंसिपल इंजेक्शन लगाने का प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हुआ है, मेथड चेंज हो सकते हैं क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो ये सब चेंज हो सकता है, आपका बेसिक प्रिंसिपल तो वही रहेगा। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है बच्चों, ध्यान में रखनी है। अब आता है अपना सेकेंड क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ही नो स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनेस। हर एक इंसान को मेंटली हेल्थी पर्सन किसी का कहेंगे कि वो अपनी स्ट्रेंथनिंग, अपनी मजबूती को और अपनी वीकनेस को पहचाने। ऐसा नहीं है कि मजबूती वीकनेस को पहचान ही रहा, ही हैज द एडिक्वेट एबिलिटी टू एडजस्टमेंट। उसमें एबिलिटी होनी चाहिए हर एक जगह एडजस्टमेंट करने के लिए, और जो सर्कमस्टांस है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको चेंजेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माहौल तो चल रहा है कि कोई एक्सपायर हो गया, वहां पे सब रो रहे हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हो, मैं तो गाने गाऊंगा, है ना, बेबी को बेस पसंद है गाने गा रहे हो, तो एडजस्टमेंट थोड़ी कर रहे हो बच्चों। एडजस्टमेंट करना है आपको, उस जो सिचुएशन है एडिक्वेट एबिलिटी उसमें होनी चाहिए कि ये सिचुएशन कैसी है, मेरे को यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इमोशनली मैच्योर, ऐसा नहीं है, इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखा और असुरधारा चालू हो गई, उधर किसी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, ब्लड गिर गया और वो डर गया,
तो इमोशनली आप में क्या होना चाहिए, एक लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, अपने आप को मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं इन चीजों से लड़ सकता हूं। नेक्स्ट आता है बच्चों सोशली एडजस्टमेंट। सोसाइटी के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, अलग बैठना नहीं है, सोसाइटी के साथ में बैठ के चलना है और उन चीजों को जो बताया जा रहा है, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चीजों को सीखना है, उनके साथ में एडजस्टमेंट करके चलना है। अगर ये चारों चीजें अगर आप में मिलती है तो आप क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, आप में ये लक्षण होनी चाहिए कि आप मेंटल हेल्थी पर्सन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन बच्चों। हाँ ये हो, मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, पर बेटा अपन को क्या करना है, रिवाइज करना है, पूरे 7 क्वेश्चन अपने को डील करने हैं। तो आप फटाफट से अपना कॉपी पेन लेके बैठना है, जो कि कुछ चीजें आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, आपको मीनिंग समझना है। बाकी आप 3rd ईयर के बच्चे हो, आप सब लिख के सकते हो बच्चों। चलिए जी, अब क्या है इंटेलेक्चुअल पावर। इंटेलेक्चुअल पावर के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल अपने आप के बारे में, खुद के बारे में क्या कर सके, इंडिविजुअल परसिक्ट कर सके, अपने आप में पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वर्ड रियलिटी, जो वर्ड के अंदर ऑलवेज लिव, जो वर्ड में चल रहा है उस रियलिटी के साथ में जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि मेरे एग्जाम पास नहीं होगा और आप कर रहे हो, नहीं एग्जाम पास कर लूंगा, कैसे नहीं होगा। और वर्ड के अंदर कोरोना चल रहा है, अरे काहे का कोरोना रे, छोड़ रहे कोरोना। तो रियलिटी को आपको क्या करना है बच्चों, एक्सेप्ट करना है कि वर्ड में जो चल रहा है उसके साथ में जो रियलिटी के साथ में चलोगे आगे तक जाओगे। रियलिटी को ऐसे भागोगे कि नहीं हटा इसको, क्या है ये, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, तो आगे तक नहीं जा सकते। इट्स सार्वत्रिक सत्य है, सर्वत्र है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, हमेशा आपको रियलिटी के साथ में जीना है। इसके अलावा टॉलरेंस फेसिंग फेलियर, आप में क्या होना चाहिए कि कुछ चीजों को टॉलरेट पावर होनी चाहिए कि उनको फेस कर सको, उनको छोड़ सको, इतने टॉलरेट कर सको। कई बार होता है ना कि यार इग्नोर कर, चल लीव इट लीव इट लीव इट, तो ऐसा होना चाहिए, आप में फेस करना चाहिए कि कुछ अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जाके बराबर 2 हाथ मैं भी करूंगा, क्यों मैं नहीं मार सकता, क्या मैं भी मारूंगा, मैं मेंटली स्वास्थ्य हूं। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, आप में क्या होना चाहिए उस चीज को टॉलरेट करने की, ऐसा नहीं खा के या के, ये भी बात सही है मानना चाहिए, पर थोड़ा सा लेवल के अंदर आपको रह के सब चीज़ें करनी चाहिए। आप में क्या होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए कि फेसिंग कर सको आप उस फेलियर को। नेक्स्ट डे चलते हैं अपन बच्चों, तो ये है मेंटल हेल्थ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं बच्चों, जो आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों आपको किसके बारे में, सीजोफ्रेनिया के बारे में। ठीक है, सीजोफ्रेनिया के तो एक क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आपको ए मिल सकता है और ये भी 16 नंबर का आ सकता है बच्चों। 16 नंबर का फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा इसमें डिटेल नर्सिंग मैनेजमेंट, साथ में आपको पैरानोइड सिजोफ्रेनिया या कोई भी एक जो कॉमन जो सबसे ज़्यादा मिलता है पैरानोइड मिलता है, तो पैरानोइड ही पूछा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको करना है बच्चों, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। इसका मैनेजमेंट नहीं पूछा, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है। मतलब क्या पूछना चाह रहा है अपने से, एनसीपी पूछना चाह रहा है माय डियर, एनसीपी पूछना चाह रहा है। तो एनसीपी आपको बनाना है। इसमें डिफाइन सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में अपने को क्या करना है बच्चों, डील करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलो बच्चों, तो अगर मैं बात करूं सिजोफ्रेनिया के बारे में अपन बात करते हैं बच्चों, तो सिजोफ्रेनिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है, एक्चुअल सिजोफ्रेनिया एक ग्रीक वर्ड होता है बच्चों। क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका अगर मैं मीनिंग देखूं, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, ठीक है, माइंड को तोड़ना, कुछ जो आपकी कॉम्प्लेक्स डिजीज होती है जिनको चेंजेस करना, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें, थिंकिंग को, बिहेवियर को चेंज करना, ये होता है। और इनके बारे में आपको बताया गया था यूजेन बुल्लर ने। कौन बताए थे, यूजेन बुल्लर ने बताया था सिजोफ्रेनिया के बारे में। कब सर्च किया था, यूजेन बुल्लर, अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, जिन्होंने आपको ये दे गए। और ये कब दिया था उन्होंने, 1800
के अंदर 1857 के अंदर आपको इस चीज के बारे में बताया था कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। और साइकेट्रिक के अंदर सिजोफ्रेनिया के साथ में आज तक ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें सिजोफ्रेनिया के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हो, क्योंकि जो साइकेट्रिक है पूरी सिजोफ्रेनिया पे ही बच्चों मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपन इनके बारे में। तो इस चीज को आपने लिख लिया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप बात करते हैं सिजोफ्रेनिया लिटरली मीनिंग अगर देखें तो फ्रेगमेंट माइंड। फ्रेगमेंट माइंड का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। जो माइंड है, जो थिंकिंग है, उसको आपको क्या करना है, टुकड़ों में तोड़ना होता है। जो सिजोफ्रेनिया वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिजीज है, एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स है, क्रोनिक है, चैलेंजिंग है ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है बच्चों? साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है पर्सन की थिंकिंग, उसके बिहेवियर को, उसकी फीलिंग्स को। इज दैट के लिए ये क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट करता है हिट्रोजीनस सिंड्रोम। किसको करता है बच्चों? हिट्रोजीनस मतलब असमान, एक समान है एक असमान है, हिट्रोजीनस सिंड्रोम को करता है। डिसऑर्गेनाइजेशन, थ्रोट डिल्यूजन, बहुत बढ़िया बात है, हेलुसिनेशन, इम्पेयर्ड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। अगर मैं डिल्यूजन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। क्या होता है बच्चों डिल्यूजन का मतलब? फॉल्स आइडिया, क्या कह सकते हो इसको, फॉल्स आइडिया, या कह सकते हो फॉल्स बिलीफ। क्या कह सकते हो बच्चों? फॉल्स बिलीफ कह सकते हो, ठीक है। और अगर मैं हेलुसिनेशन की बात करूं तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, है ना। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको क्या करना होता है, वो आपको क्या हो रहा है, फील हो रहा है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो क्या है, एब्सेंस है कई प्रकार की। जैसे रात के टाइम पे आपको जो घुंघरूओं की आवाज़ सुनने को मिलती है, ठीक है, रात के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, हियर कर रहे हो, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई टच करके चला गया, तो वो सब क्या है बच्चों, हेलुसिनेशन है। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअलिटी में ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें क्या हो रही है बच्चों, फील हो रही है। ये इंपेयर कर देती है आपकी जो साइकोसोशियल फंक्शनिंग होती है, जो साइकोसोशियल फंक्शनिंग है उसको क्या कर देती है बच्चों, इंपेयर्ड कर देती है। तो इस प्रकार से आपको ये इसके बारे में आपको लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसके बाद में इसके जो टाइप्स हैं, तो इसके जो टाइप है बच्चों, 7 टाइप का आपको ये देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया। कितने टाइप का मिलता है बच्चों? 7 टाइप का। सबसे पहला आता है आपका पैरानोइड। सबसे पहला क्या आता है बच्चों, पैरानोइड की बात करें तो पैरानोइड के अंदर क्या होता है, एक कॉमन जो सिजोफ्रेनिया का टाइप है, कॉमन टाइप होता है। इसमें प्रोमिनेंट हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। आपको क्या देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। डिल्यूजन का मैंने मतलब बता ही दिया, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स आइडियाज होते हैं, ठीक है। में डेवलप एट द लेटर एज, लेटर एज में डेवलप होता है। ये सिजोफ्रेनिया का एक ऐसा टाइप है जो लेटर एज के अंदर डेवलप होता है। स्पीच एंड इमोशन में भी अनअफेक्टेड। इसमें पेशेंट के जो स्पीच है और जो इमोशन है वो आपके अफेक्ट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये अफेक्ट नहीं होते। इसमें रिक्स होती है सबसे ज्यादा, जो सुसाइडल रिक्स, वोयलेंट बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर, हिंसावादी, लड़ाई झगड़ा तो हाथों हाथ, ले आजा लपेट लेता हूं तेरे को, तो वोयलेंट बिहेवियर इसमें रहता है। इन्फ्लुएंस करता है किसको बच्चों, डिल्यूजन को। किसको, जो फॉल्स बिलीफ और जो फॉल्स आइडिया है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन सा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। अब आता है बच्चों हैबिप्रेनिक और डिसऑर्गेनाइजेशन। दूसरा नंबर का है, सेकंड नंबर का आता है हैबिप्रेनिक और डिसऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर डिसऑर्गेनाइजेशन विदाउट पर्पस। उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है विदाउट कोई भी रीजन, कि उसके पास में कोई पर्पस नहीं है, उसके अलावा ही वो चेंज हो रहा है। थ्रोट आर द डिसऑर्गेनाइज, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड बाय अदर। लोगों के समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, नहीं समझना है, कौन सा होता है तो समझाने वाला, ना मैं नहीं समझू। पार्क्स, प्रैंक्स, प्रैंक्स क्या होता है बच्चों, जो प्रैक्टिकल जोक्स आप करते हो, किसी के साथ में प्रैंक कर लिया। गिगनिंग, गिगनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, गिगनिंग का अगर मैं मतलब देखूं तो जो अगर आपका आता है गिगनिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन आपके पास में शो करना है कि किस प्रकार का मुंह बना लिया। फेशियल एक्सप्रेशन रोने वाला सा बना रहा है, बहुत खुशी वाला बना रहा है, तो ऐसा। हेल्थ कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ग्रीमिशिंग, ग्रीमिशिंग का मतलब होता है बच्चों, ग्रीमिशिंग का मतलब होता है आपका इसके अंदर क्या होता है, गिगनिंग का मतलब होता है अनकंट्रोल हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी। अनकंट्रोल हैप्पीनेस,
अनकंट्रोल हैप्पीनेस देखने को मिलेगी बच्चों। इसमें क्या देखने को मिलेगा, फेशियल एक्सप्रेशन आपका बनाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, अबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन या नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। मैनरिज्म, मैनरिज्म का मतलब होता है उसकी जो हैबिट्स है, मैनरिज्म का मतलब क्या है, हैबिट्स, जो उसकी हैबिट्स है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो सब चीजें आपका क्या करती है बच्चों, यहाँ पे अफेक्ट होती है, जो गेस्चर है उनको अफेक्ट करता है। दूसरी बात, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आर फ्लेटिंग, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, फ्लेटिंग का मतलब होता है फील होता है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। अनयूजुअल डेवलप बिटवीन, कब डेवलप होता है, 15 से 25 की ईयर में, कब डेवलप होता है बच्चों, 15 से 25 की साल के अंदर। तो ये आपका दो टाइप अपन ने पढ़ लिए हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपना आता है कैटाटोनिक। नेक्स्ट कौन सा आता है बच्चों, कैटाटोनिक। कैटाटोनिक के बारे में बात करते हैं अपन, क्या होता है कैटाटोनिक। हाँ जी, कैटाटोनिक क्या होता है, ये रेयर होने वाला है, रेयर टाइप का सिजोफ्रेनिया होता है। इसमें रिस्क होती है माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब जहां माल लग जाता है बच्चों, माल आपको देखने में ही आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन जहां पे माल लग जाता है बच्चों वहां क्या हो जाता है, अब नॉर्मल। ये सब चीजें क्या है, अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल मतलब जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों वो कैसा हो जाता है, इसमें अब नॉर्मल हो जाता है। एक्सीड्यूशन ऑफ और सेल्फ इंजरी, खुद बहुत ज्यादा खुद को ही क्या करता है, इंजरी कर देता है, खुद को नोच लेता है, अपने आप गले को दबा लेता है, अपने आप को मारता है, तो ये सब क्या कहता है, सेल्फ इंजरी करवाता है। अनयूजुअल मूवमेंट, अपने आप के केवल पता नहीं कौन कौन से मूवमेंट करता रहता है। दूसरी बात, स्विचिंग बिटवीन द एक्सट्रीम ओवर एक्टिविटी एंड स्टिलनेस, ओवर एक्टिविटीज करता है। अनयूजुअल, अनेबल टू टॉक, अनेबल टू टॉक, कैटाटोनिया, अनेबल टू टॉक करता है, कोई मतलब नहीं है फिर भी क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अनडिफरेंशिएट, जिसको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बाकी सभी में, पेरेनोइड में, हेबिप्रेनिक में, कैटाटोनिक में, इनमें क्या नहीं कर पाते, बट ओबियसली ये क्या होता है, दिस टाइप, लेकिन ये फिर भी क्या है, सिजोफ्रेनिया का टाइप है, अनडिफरेंशिएटेड है। रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया होता है, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया पास्ट हिस्ट्री और साइकोसिस बट ओनली हैविंग नेगेटिव सिम्टम। इसमें किस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, पास्ट हिस्ट्री और साइकोसिस, जो पास्ट हिस्ट्री है साइकोसिस की वो ही इसमें देखने को मिलती है। कौन सा टाइप है, रेजिडुअल है बच्चों, कौन सा है बच्चों, रेजिडुअल है। अब मैं बात करता हूं, आगे अपन चलते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स इसके अंदर दो प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक होता है बच्चों पॉजिटिव सिम्टम्स, एक होता है आपका नेगेटिव सिम्टम। कंटेंट थ्रोट, कंटेंट ऑफ थ्रोट, थ्रोट के कंटेंट कौन कौन से, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, ग्रैंड्योर, रेफरेंस कंट्रोल। समझाता हूं क्या होता है प्रोसिक्यूशन के अंदर। तो क्या होता है, ऐसा सोचता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें ऐसी फीलिंग्स आती है। कैसी फीलिंग आएंगी प्रोसिक्यूशन के अंदर, प्रोसिक्यूशन में ऐसी फीलिंग आएगी कि जिस पर्सन में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है क्या बच्चों, आपका डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन अगर डेवलप हो रहा है तो वो क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि मेरे जो आसपास के जो सराउंडिंग लोग हैं जो मेरे को सबसे ज्यादा चाहते हैं वही मेरे को क्या करवाने के कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने आप को मेरे को मारने की। ग्रेंडियर, ग्रेंडियर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने आप को पेशेंट ऐसे सोचता है, ग्रेंडियर के अंदर क्या होता है बच्चों, इस सुपर नेचुरल फिंगर और सेलिब्रिटी, अपने आप को क्या समझता है कि मैं तो क्या हूं, सेलिब्रिटी हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो नरेंद्र मोदी हूं, या क्या समझता है, सुपर नेचुरल होता है, सुपर नेट फिगर, सुपर फिगर, अपने आप को क्या समझता है, बहुत बहादुर समझता है कि मैं ही हूं जो। इसके बाद में रेफरेंस, अगर क्या कर रहा है दूसरों, वो क्या कर रहा है, रेफरेंस दे सकता है कि ये तो मैंने नहीं किया, डिल्यूजन हो फाल्स बिलीफ की ये मैंने नहीं किया, ये तो वो कोई और कर रहा था। कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि ऐसे सोचता है कि मेरे को तो ये सब लोग क्या मिलकर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा इनइलास्टिसिटी, इनइलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है बच्चों, इनइलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, बिलीव दैट द लाइफ मीनिंगलेस, वो ये सोचता है कि जो मेरी लाइफ है वो कैसे है, मीनिंगलेस, कोई पर्पज नहीं है, किसी प्रकार का मीनिंगफुल आदमी नहीं हूं मैं। सोमेटिक पैरासोनोमिया, सोमेटिक पैरासोनोमिया के अंदर क्या होता है बच्चों कि इंटरेक्ट करेगा, डिस्टर्ब हो या सस्पेंस में रहेगा। सोमेटिक पैरानोइया के अंदर क्या करेगा, सस्पेंस में रहेगा कि ये करूं या नहीं करूं। इसके अलावा आपका मैजिकल थिंकिंग, जादूगरी थिंकिंग लाएगा, जादू करेगा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इसको हवा में उड़ा सकता हूं, मैं इसका गला काट सकता हूं, तो मैजिकल थिंकिंग लाएगा। इसके अलावा जो फॉर्म ऑफ थ्रोट,
पॉजिटिव सिम्टम्स में पहला पढ़ा अपन ने कंटेंट ऑफ थ्रोट, दूसरा आता है बच्चों फॉर्म ऑफ थ्रोट कैसा रहता है, एसोसिएटेड लूजनेस, अपने आप को क्या समझेगा, लूज समझेगा कि मेरे से कुछ नहीं होगा। नियोलॉगिज्म, न्यू वर्ड्स का क्या करेगा बच्चों, फॉर्मेशन करेगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग लाएगा अपने माइंड में कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। क्लीन एसोसिएशन, वर्ड स्लेट, जो वर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, फिसलेंगे, आवाज सही से नहीं आएगी। इसके अलावा सर्कमस्टांशियलिटी, सर्कमस्टांशियलिटी को समझिए बच्चों, क्या होती है सर्कमस्टांशियलिटी। अगर मैं सर्कमस्टांशियलिटी की बात करूं तो जो डायरेक्ट थिंकिंग है वहां तक नहीं पूछेगा, मतलब उसके सराउंडिंग के अंदर क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पूछा कि बता छोटी चौपड़ कहाँ है, कैसे जाएगा, तो आप अगर मैं हूं नॉर्मल तो मैं बोलूंगा मैं यहां से कहां जाऊंगा, चांदपोल में जाऊंगा, चांदपोल से मैं छोटी चौपड़ में चला जाऊंगा। लेकिन वो क्या कहेगा, पहले मैं कहां जाऊंगा, मोती डूंगरी जाऊंगा, मोती डूंगरी से चांदपोल आऊंगा, चांदपोल से मानसरोवर जाऊंगा, मानसरोवर से जाके वहां जाऊंगा। लेकिन उस जो सराउंड आपका छोटी चौपड़ है वहां तक नहीं पहुंचेगा, आसपास में घुमाता रहेगा। इसके अलावा आपका आता है टेंजिलिटी। टेंजिलिटी का अगर मैं मीनिंग देखूं बच्चों तो टेंजिलिटी का मतलब होता है अनरिलेटेड टॉपिक के बारे में बातें करेगा, जो कोई मीनिंगफुल नहीं है, अनरिलेटेड टॉपिक, उस चीज से उस चीज का कोई संबंध नहीं है, उन चीजों के बारे में क्या करेगा, बातें करेगा। इसके अलावा आपका म्यूटिज्म, म्यूट हो जाना, जैसे आप कहते हो म्यूट हो जा, म्यूट एकदम शांत खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, ना हिल रहा ना डुल रहा, बस म्यूट खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है परसीव करना, हेलुसिनेशन करेगा। विजुअल, ऑडिटरी, कानों में जैसे घंटियां बज रही हो, विजुअल ऐसे दिख रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। टेक्टाइल, टच होने वाला। गैस्ट्राइटिस, ओल्फैक्टरी, इल्यूजन, इल्यूजन सोचेगा कि इल्यूजन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ सेल। सेंस ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, या आप कह सकते हो डिसऑर्गेनाइजेशनल। इकोलेलिया, इकोलेलिया के अंदर क्या होता है बच्चों, इकोलेलिया के अंदर जो रिपीटेड करेगा वर्ड्स को, इकोलेलिया के अंदर क्या करेगा, रिपीटेड करेगा उन वर्ड्स को, जैसे कि मैंने बोला कि तू क्या कर रहा है तो वो भी रिपीट करेगा। इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या करेगा बच्चों, इकोप्रेक्सिया के अंदर इनवॉल्युंटरी रिपीटेशन करेगा ऑफ द अनोदर पर्सन बिहेवियर एंड मूवमेंट, कि जैसे कि मैंने ऐसे हाथ हिलाए तो वो भी ऐसे ही हाथ हिलाएगा, मैंने ऐसे किया चुटकी बजाई तो वो भी चुटकी बजाएगा। ये क्या कहलाता है, इकोप्रेक्सिया कहलाता है। डिप्रेशनलाइजेशन, डिप्रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अपने आप को फीलिंग ऑफ अनरियल और नॉट टू बिलोंग टू वन सेल्फ। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब अपने आप को क्या फीलिंग आएगी, अनरियल फीलिंग, जो रियल फीलिंग नहीं है, जो रियल फीलिंग है वो नहीं आएगी, और अनरियल फीलिंग आएगी। बिलोंग करेगा अदर सेल्फ से, दूसरों से अपने आप को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है अनअप्रोप्रिएट फ्लेट, अनअप्रोप्रिएट फ्लेट आपको देखने को मिल सकता है। वॉयलेंस, वॉयलेंस का मतलब इनेबिलिटी टू इंसाइड गोल और डायरेक्शन, कि जो एक्टिविटीज है उसका गोल डिसाइड नहीं कर पाएगा। इमोशनल एब्लिवेंस रहेगा, अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। इम्पेयर्ड रहेगा उसका इंटरपर्सनल फ्लैक्चुएशन, जो फंक्शनिंग थी, जो रिलेशनशिप थी, वो क्या रहेगी बच्चों, इम्पेयर्ड रहेगी। एक्सटर्नल वर्ल्ड को, ऑटिज्म आपको देखने को मिल सकता है, डिसओरिएंटेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है, इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है आपका एनार्जेसिक, मतलब उसके अंदर एंजाइटी वगैरह उसको देखने को मिल सकता है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, एक ही प्रकार से आपका क्या है बच्चों, खड़ा हुआ आपको मिलेगा, एक ही तरह से आपको क्या मिलेगा बच्चों, खड़ा हुआ आपको मिल सकता है। म्यूट, जैसे कि मैंने मान लो ऐसे खड़ा कर दिया कि ऐसे खड़ा हो जाए तो ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहेगा, ना कुछ बोलेगा ना कभी हिले डुलेगा। एसोसिएटेड फीचर एंडेडोनिया, एंडेडोनिया का मतलब होता है इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, प्लेजर की भावना उसमें नहीं देखने को मिलेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपन इसका मैनेजमेंट, और सिजोफ्रेनिया का जो मैनेजमेंट है बच्चों वो क्या है मैनेजमेंट, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, थेरेपेटिक जो मैनेजमेंट देना है अपने को, ट्रीटमेंट जो देना है उसके अंदर आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी प्रोवाइड करवानी है, साइकोसोशियल ट्रीटमेंट देना है, और रिहेबिलिटेशन आपको देना है। साइकोथेरेपी आप इसके अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो, और रिहेबिलिटेशन मतलब रिवर्ट बैक लेके आना, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी आपको देनी है। ऐसी 4 ही डिजीज है साइकेट्रिक के अंदर जहां पे आपको ईसीटी याद करनी है बच्चों। सबसे पहला सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया। इसके अलावा आपका जो आता है बच्चों डिप्रेशन,
डिप्रेशन में देना होता है। इसके अलावा आपका मेनिया में अपन ईसीटी देते हैं, और इसके अलावा आपका ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर आपको ईसीटी देनी है। तो ये 4 ही चीजें आया जहां पे आपको ईसीटी के बारे में याद करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। इसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर आपको ड्रग के बारे में ये सब आपको याद करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन अपन डील करते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि ऑब्सेसिव, अभी अपन ने बात की है कि ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है ओसीडी। इसके अलावा आपका इटियोलॉजी, उसकी कारण क्या हो सकते हैं, उसके साइन सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं ओसीडी के, ये पूछा जा सकता है। और नर्सिंग केयर प्लान यहाँ तो लिख ही दिया है बच्चों, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है पेशेंट जो किससे हैं, ओसीडी से, ओसीडी के साथ में उसका आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। 16 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए डील करते हैं इसके बारे में, क्या है ओसीडी। ओसीडी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ओसीडी क्या है, ओसीडी क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन क्या करता है, रिकर करता है, एक एक एक्टिविटी को बार बार रिपीटेड करेगा। जैसे कि अपन ने क्या किया, हाथ बार बार धोएगा, ताला लगा के आए थे गेट के और फिर भी क्या हो रहा है, भूल गया कि मैं लगा के बाहर वापस जाके चेक करके आएगा। कुछ चीजें, मोबाइल को चार्ज में लगाया था और मोबाइल को चार्ज लगाने के बाद में क्या करेगा कि यार मैंने लगाया था कि नहीं लगाया, बेटा बेटा सोचता रहेगा, वापस जाके चेक करके आएगा, ना लेगा, फिर भी हाथ बार बार धोता रहेगा। तो उसका क्या करना होता है, वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसका जो ऑब्सेशन है, जो कंपैशन है, वो पूरा करने के लिए बार बार ये सब चीजें रीअकर थ्रोट अपन में वापस से उसको करेगा, रिपीटेटिव करेगा। जो रियलिस्टिक टाइप है बिहेवियर का, उसको इंडिविजुअल करना नहीं चाहता, अनेबल है करने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, मैं तो करना चाहता हूं, अपने आप उसके अंदर डेवलप होंगे। जो पर्सन होता है वो सप्रेस करता है अपने थॉट को, खुद को सप्रेस भी करता है, बिहेवियर को भी सप्रेस करता है, बट अनेबल टू डू, लेकिन वो करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। ऐसा उसमें देखने को मिलता है। जो इंडिविजुअल होता है उसको पता है कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए मेरे को, फिर भी वो क्या करता है बच्चों, अपने बिहेवियर को, इरिटेशनल बिहेवियर को फील करने के लिए पावरलेस अपने आप को समझता है कि वो स्टॉप नहीं कर सकता। चलिए ओसीडी के बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन लिया। अब बात करते हैं बच्चों ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन की अगर मैं बात करूं, अनवांटेड, उसको पसंद नहीं है, इंट्रसिव, परसिस्टेंट आइडियाज, थ्रोट, इंपल्सेज, इमेज दैट कोज द मार्क डिस्ट्रेस। ये क्या पहुंचा रही है बच्चों, मार्क डिस्ट्रेस पहुंचा रही है। वो करना नहीं चाहता, हाथ बार बार धोना नहीं चाहता, मुंह को बार बार धोना नहीं चाहता, अपने आप को क्या नहीं, गेट के लॉक लगा दिया, फिर भी ऐसा नहीं सोचना चाहता कि मैं लगा दिया हूं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, मार्क डिस्ट्रेस, उसमें इंपल्सेज हो रही है, अनवांटेड कर रहा है, रिपीटेड कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ऑब्सेशन, कंपल्सन की अगर मैं बात करूं, कंपल्सन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कंपल्सन के अंदर क्या होता है, डी नोट अनवांटेड रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर को शो करता है पैटर्न, मेंटल एक्ट दैट आर इंटेंड रिड्यूस द एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए नोट पावर्ड प्लेजर ग्राफिफिकेशन, ग्राफिफिकेशन का मतलब होता है कि और जो प्लेजर इफेक्ट मिल रहा था, अपने आप को क्या करेगा, प्लेजर इफेक्ट, कि मेरे साथ और कुछ नहीं है, मैं प्लेजर इफेक्ट को पाने के लिए वो बार बार ये सब चीजें रिपीटेड करेगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में अपन, ओसीडी साइकिल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकिल होता क्या है कि ऑब्सेशन हुआ, ऑब्सेशन के जस्ट बाद में उसको क्या आएगा बच्चों, एंजाइटी होगी, एंजाइटी के बाद में उसको कंपेजन पूरा करना है, कंपेजन पूरा करने के लिए वो रियल लाइफ में जाएगा, रियल लाइफ करेगा और फिर वापस से कंपेजन। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में कि जो क्लासिफिकेशन है ओसीडी का, तो जो ओसीडी है आपके आईसीडी 10 के अनुसार आपको कितने नंबर पे आता है, F42 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें F42 में क्या आता है बच्चों, पेरेडोनिमिनलिटी आती है, ऑब्सेसिव थ्रोट आते हैं, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली कंपल्सिव एक्ट आते हैं, इसके अलावा मिक्स्ड ऑब्सेशन थ्रोट आते हैं। 42.8 अदर आपका क्या आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर आते हैं। F49.9 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपका यहाँ पे अनसेटिस्फाइड आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट आपसे
पूछा जा सकता है इसका नर्सिंग असेसमेंट। तो नर्सिंग असेसमेंट में क्या करोगे, एनसीपी में क्या करोगे बच्चों, एनसीपी में आपको क्या बनाना है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। और नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के बाद में आपको कुछ इस तरह से आपको टेबल बनानी है बच्चों। उसमें आपको 7 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला आता है बच्चों असेसमेंट। असेसमेंट के बाद में इसमें आएगा आपका, असेसमेंट के अंदर आता है आपका सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपका नर्सिंग डायग्नोसिस होना चाहिए। जो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, इसके बाद में आपका गोल होना चाहिए। इसके बाद में आपका प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग कह सकते हो या आप कह सकते हो उसको इंटरवेंशन, इंटरवेंशन कह सकते हो। इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, रैशनल होना चाहिए इस चीज़ का कि आपने ये प्लानिंग क्यों की है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के अलावा बच्चों आपका इवाल्वेशन, इवाल्वेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक क्या बनाना है, सारणी बनानी है और इस प्रकार से आपको एनसीपी यहाँ पे बना के आना है। अगर आपको एनसीपी की क्लास देखनी तो यूट्यूब पे जाइए बच्चों, और यूट्यूब पे मेरी एनसीपी कैसे बनाए वो एक क्लास है, वहाँ पे सारा एनसीपी बनाया हुआ है, कैसे कौन सी चीज़ में क्या लिखना है अपने को। ठीक है, तो वो अपन यहाँ पे डील नहीं करेंगे, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, इस फॉर्मेट में ही आपको एनसीपी फॉर्म करनी है बच्चों, ध्यान रखना। तो नर्स शुड बी एसोसिएट डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करेगी यहाँ पे, डिफेंस मैकेनिज्म, डिनाइल, रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये सारी डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे यूज में लेना है। कैन नोट द प्रोजेस द पोटेंशियल सुसाइड एबिलिटी, फंक्शनिंग, सोशल सपोर्ट और सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे जानना है बच्चों। तो ये सब चीजें आपको असेस करनी है। सबसे पहला जो आपका नर्सिंग डायग्नोसिस बन रहा है वो क्या बन रहा है, इनइफेक्टिव कोपिंग। कोपिंग क्यों हो रही है, रिलेटेड टू, किस कारण से हो रही है, अंडर डेवलप ईगो, उसके अंदर ईगो के हो गई है। और या उसको अंदर कह सकते हैं एज एविडेंस बाई, कैसे देखा आपने, पुनिट सुपर ईगो, एविडेंस लर्निंग, लर्निंग को एविडेंस कर रहा है, या पॉसिबली बायोकेमिकल्स आपका चेंजेस एविडेंस कर रहा है। इसके अलावा रियलिस्टिक बिहेवियर कर रहा है, और ये आपका कर रहा है। तो आप उसको असेस करोगे सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। आपका पेशेंट बताएगा कि मेरे को ये सब चीजें फील हो रही है। आपने ऑब्जर्व कैसे किया, आपने उसका ईगो ऑब्जर्व किया, आपका क्या हो गया, असेसमेंट कंप्लीट। नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाएगा, गोल क्या आना है आपको, जो इनइफेक्टिव जो कोपिंग कर रहा है उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, ये आपका गोल होना चाहिए। क्या क्या प्लानिंग करोगे, तो प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हो, उसका बेसलाइन डाटा असेस कर सकते हो, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन असेस कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। तो रैशनल क्या हो जाएंगे, रैशनल अपन उसका बेसिक असेसमेंट क्यों कर रहे हैं कि उसकी जो जनरल नॉलेज उसके बारे में अपन पता कर सके, मेंटल स्टेटस, उसकी जो मेंटल कंडीशन है उसके बारे में पता लगा सको। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है बच्चों, पता करनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट अपना जो डायग्नोसिस बनेगा वो बनेगा इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस। जो रोल हो रहा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको नीड है, परफॉर्म रिचुअल की नीड होती है। एविडेंस क्या हो सकता है, इनेबिलिटी रहेगी उसके अंदर कि फुलफिलमेंट कर सके, अनयूजुअल पैटर्न के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। एंजाइटी, ठीक है, तो ये आपके नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है, किसके बारे में, ओसीडी के बारे में। ओसीडी के बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब करवा सकता है एंजाइटी डिसऑर्डर, कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, उसके कारण क्या क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर होने के। ठीक है, साइन सिम्टम्स कौन से हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, और इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है कि पेशेंट एंजाइटी वाला है, उसके साथ में नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या लिखूं। तो चलिए बात करते हैं अपन इनके बारे में। ठीक है, एंजाइटी के बारे में अपन बात करते हैं बच्चों। चलिए, क्या होती है एंजाइटी, तो एंजाइटी की अगर बात करूं, जो एंजाइटी जो डिसऑर्डर होते हैं वो होते क्या है एक्चुअल में, उनके बारे में अपन बात करते हैं। डिफाइन क्या करता है, एंजाइटी डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। कैसे डिसऑर्डर है बच्चों, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, मेजर एंजाइटी एलिमेंट्स होते हैं। एंजाइटी इन विच द एंजाइटी इज द मेजर एलिमेंट, जो मेजर पोर्शन देखने को मिलता है एंजाइटी डिसऑर्डर में भी, वो क्या है बच्चों, एंजाइटी है, मेजर है। इसके अलावा दे आर द मोस्ट प्रिवेलेंट ग्रुप, ये साइकेट्रिक का मोस्ट प्रिवेलेंट डिसऑर्डर होता है। फीलिंग ऑफ द एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है सब बच्चों, एप्रीहेंशन का मतलब होता है जी कि भय में रहना, संचय में रहना, संचय में रहना, भय में रहना। ठीक है, कोज करता है ये आपका एंटीसिपेशन, साथ में पार्टिसिपेशन नहीं करने देता, इल डिफाइंड करता है, ट्रीट किया जाता है डेंजर दैट द नॉट रियलिस्टिक बेस्ट है,
जो रियलिटी में बेस्ड नहीं है, फिर भी उसको क्या करता है, डेंजर इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, आपको बिहेवियर प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार की एंजाइटी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब भी आपको एंजाइटी होने लगे, डर लगने लगे कि क्या पता मैं तो फेल होऊंगा, पसीने आने लगे, तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। नेक्स्ट अपन चलते हैं एंजाइटी के बारे में, कि एंजाइटी के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो दो प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स। और फिजिकल सिम्टम्स कैसे होते हैं बच्चों, ऑटोनोमिक अराउजल। ऑटोनोमिक अराउजल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है बच्चों, ऑटोनोमिक अराउजल कोज करता है आपका एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कोज करता है। जैसे क्रोनिक भी हो सकते हैं, परसिस्टेंस भी हो सकते हैं। इसमें किस प्रकार के साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बच्चों ये मेडिकल कंडीशन के अंदर हो सकते हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन कौन सी कहेंगे बच्चों, मेडिकल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे एमआई हो गया, हार्ट अटैक आने वाला है। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है बच्चों, हार्ट डिजीज, सेम है, हार्ट डिजीज में हो गया, ठीक है। आपको किसी प्रकार की, जैसे कि साहब डायबिटिक मेलाइटस हो गई, एंडोक्राइन डिजीज हो गई, डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गए, रेस्पिरेटरी, तो ये क्या कहला रहा है बच्चों, अराउजल सिम्टम्स कहलाता है। इसके अलावा अगर मैं सोमेटिक के अंदर देखूं बच्चों, सोमेटिक सिम्टम्स के अंदर देखूं तो सोमेटिक जो सिम्टम्स होते हैं वो जैसे कि ले बच्चों आपके पेन है, दर्द हो रहा है। इसके अलावा आपको क्या हो सकते हैं, वीकनेस आ रही है, वीकनेस आ रही है, थकावट सी फील हो रही है। इसके अलावा क्या हो सकता है आपको, बिहेवियर रिलेटेड, बिहेवियर क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके सोमेटिक सिम्टम्स कहलाते हैं। इसके बाद में आता है साइकोलॉजिकल सिम्टम। और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, एक बार अपन फिर से इनके बारे में डील करेंगे। चलिए बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पे आपकी स्लाइड के ऊपर एंजाइटी के जो सिम्टम्स है, एक साइड कौन सी लिखे हुए हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लिखे हुए हैं, एक साइड आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स लिखे हुए हैं। पहले अपन बात करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो फीलिंग ऑफ फियर, जब भी एंजाइटी होती है, अरे किसी चीज को आप डर जाते हो, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, रात को बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी लड़कियां और लड़की की मम्मी ने देख लिया या लड़के की मम्मी ने उसको देख लिया बात करते हो, तो फीलिंग ऑफ आपको फियर, उसी टाइम आपको एंजाइटी होने लग जाएगी, मम्मी ने देख लिया अब तो गए बेटा काम से, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडिंग डोम अप्रीहेंशन, संचय में रहेगा, डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, चिंता में रहेगा। डीजीनेस, डीजीनेस का मतलब होता है कि बैलेंस नहीं कर पाएगा, डीजीनेस, जीडीनेस देखने को मिलेगा, फिटनेस उसमें देखने को नहीं मिलेगी। रेस्टलेसनेस, घबराया हुआ सा रहेगा। इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा अरेंजमेंट सेटल रेस्पॉन्स, आपको क्या करोगे, अब रेस्पॉन्स करने का काम करोगे कि मेरे को क्या बोलना है, घर वालों के सामने क्या करना है, ये सब। कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी, किसी प्रकार की कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। इरिटेट रहोगे, जो बोला उसी से लड़ने को तैयार, आजा तेरे को भी लपेट लेता हूं। इनसोम्निया, नींद नहीं आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, क्या क्या सताए, एंजाइटी सताए, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। नाइट ट्रेमर्स, सपने आएंगे आपको रात को, ठीक है, दौरे आएंगे। डिसपर्सनलाइजेशन, समझा दिया। डी रियलाइजेशन, जो आपको रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो सकते हैं, ग्लोबस हाइस्टिक्यूशन, लंप इन थ्रोट एंड गलप, आपको ऐसा लगेगा गले के अंदर कोई दबा रहा है, गले के अंदर कुछ गांठ वगैरह सी है। थीम मिस फोर्थिमस, बिलीफ इनेबिलिटी, कोप नहीं कर पाओगे, स्ट्रेस में रहोगे। रियलिटी ऑफ आइडिया, डेंजर्स, आपको सारे के सारे आइडिया क्या लगेंगे, गया मैं मरूंगा बस, सब कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के आपको कौन से सिम्टम देखने को मिल सकते हैं बच्चों, साइकोलॉजिकल। फिजिकल सिम्टम्स में आपको कार्डियक वेस्कुलर, हार्ट फड़कता रहेगा, फास्ट बीटिंग देखने को मिलेगी, ट्रैकीकार्डिया, हार्ट रेट तेज हो जाएगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में टाइटनेस देखने को मिलेगा। जीआई में क्या देखने को मिल सकता है, माउथ सूख जाता है, बड़े बड़ों का सूख जाता है। पेपर में अगर क्वेश्चन नहीं मिले, आप क्या करके गए थे, पढ़ के तो गए थे कुछ और, पेपर में क्वेश्चन नहीं मिल रहे, मुंह सूख गया, सर पानी पी लूं क्या, सर पसीने आ रहे हैं, सर टॉयलेट लग रहा है, वो सभी क्या है बच्चों, एंजाइटी है। लंप इन थ्रोट, थ्रोट के अंदर ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पस रहा है। इसके अलावा नोजिया, उल्टी आना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, चक्कर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, पेट में कुछ ऐसा गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेटा मिलेगा। डायरिया, बिल्कुल बहुत अच्छा होता है डायरिया, पेपर आपको देखते ही आपको डायरिया भी हो सकता है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखें, एंजाइटी आपको नहीं लेनी चाहिए। रेस्पिरेटरी के अंदर हाइपर वेंटिलेशन, तेजी से सांस लेना स्टार्ट कर देते हो, बहुत तेजी से ले रहे हो, मम्मी ने देख लिया, अरे अब क्या होगा, गया मैं तो काम से, तो वो चीजें। डिफिकल्टी इन कैचिंग ब्रीथ, ब्रीथ आपको लेने में डिफिकल्टी होगी। चेस्ट के अंदर टाइटनेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जेनाइटो यूरिनरी में क्या देखने को मिलेगा, बार बार टॉयलेट लगेगा, बार बार अर्ज होगी कि मैं टॉयलेट करके आऊं। फेलियर ऑफ द इरेक्शन,
आपका जो पेनिस इरेक्शन है वो नहीं हो पाएगा एंजाइटी के अंदर, पेनिस इरेक्शन नहीं हो पाता है तो आपके जो पार्टनर है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब होता है बच्चों एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी आपको एब्सेंस हो सकती है। अदर क्या देखने को मिल सकता है, हॉटफुलनेस, कोल्ड चिलिंग, ट्रेमर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, स्वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है, हेडेक देखने को मिल सकती है, मसल पेन, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है बच्चों। तो ये है सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी। क्या इटियोलॉजी हो सकती है साहब, इटियोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं कि साइकेट्रिक इलनेस है या मेडिकल कंडीशन है, तो साइकेट्रिक के अंदर तो आपका मूड डिसऑर्डर हो गया, क्या हो गया बच्चों, मूड डिसऑर्डर हो गया, साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया, सोमेटिक डिसऑर्डर हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और मेडिकल कंडीशन के अंदर मेडिकल आपकी कौन सी हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड की बीमारी, T3 कौन से हार्मोन बढ़ जाते हैं बच्चों, T3, T4 एंड TSH अगर आपका बढ़ गया है तो ये आपको देखने को मिल सकता है। कुशिंग सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है, फिनोसार्कोसाइटोमा, ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है। ओमा मतलब ट्यूमर हो गई है आपके, ट्यूमर होने के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल कम हो गया है। ड्रग और एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ड्रग और एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल, पहले क्या लेते थे साहब, ड्रग्स लेते थे, चर्च लेते थे, खूब हीरोइन खाई, खूब गांजा पिया, खूब भांग खाई, ठीक है। या आपने क्या कर रहे हैं, कुछ आपने दारू पी थी खूब और अब उसको छोड़ना चाह रहे हो, तो अब भी आपको क्या हो सकती है बच्चों, एंजाइटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या होगा बच्चों, प्री डिस्पोजिंग जेनेटिक एंजाइटी हो सकती है। कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूरोटिक हो सकते हैं, न्यूरोटिक क्लस्टर हो सकते हैं, क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल तो नहीं जी रहा, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है बच्चों। इसके अलावा आपको न्यूरोकेमिकल अबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी बच्चों, न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसका आपका स्टेरोजिक न्यूरोसिस एक्ट आपको देखने को मिल सकता है, लिम्बिक सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है, इंक्रीज एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी। एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रिगर फैक्टर, आपको प्रोसिक्यूशन देखने को मिलेगा, स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली आपको इंडिविजुअल थ्रू द रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक इवेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट आपको देखने को मिल सकते हैं चाइल्डहुड के अंदर। इसके अलावा बच्चों साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर एन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल थ्योरी, कौन सी, लूज ऑफ सेपरेशन और चाइल्डहुड में सेपरेशन कर दिया है, बच्चों को दूर कर दिया है माता पिता से, तब आपका ये देखने को मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्या हो सकती है, इटियोलॉजी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, तो मैनेजमेंट के अंदर आपको देना है बच्चों, इसके अंदर मैनेजमेंट में क्या दोगे, बेंजडाइजापिन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट आती है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक दे सकते हैं बच्चों, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक आप इसके अंदर दे सकते हो। इसके अलावा आप क्या करोगे बच्चों, इसके अलावा आपको देना है आपको अदर ड्रग्स लाइक द सिम्टम्स लाइक द बीटा ब्लॉकर, जैसे हार्ट रेट बढ़ रही है तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या होता है, मैनेजमेंट होता है एंजाइटी के लिए। इसके अलावा आपका क्या करोगे, इसके अलावा आप साइकोथेरेपी दे सकते हो। साइकोथेरेपी में कौन सी साइकोथेरेपी दोगे, सपोर्टिव साइकोथेरेपी आपको प्रोवाइड करवानी है, बिहेवियरल थेरेपी आपको प्रोवाइड करवानी है, कोग्निटिव बिहेवियर आपको थेरेपी प्रोवाइड करवानी है। इसके अलावा साइकोडायनेमिक इंसाइटेड ओरिएंटेड थेरेपी आपको प्रोवाइड करवानी है। बच्चों आपको सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती क्या है, क्या काम आ रही है एंजाइटी के लिए, वो आप इनके अंदर आपको लिख के आना है। मैं सिर्फ आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको आप में ऐड करनी है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो ठीक है। इनके अंदर आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन होंगे, टॉपर्स भी आप बन सकते हो अगर आप अच्छा लिखोगे तो ठीक है। तो ये स्टडी कंटेंट मटेरियल आपको यहां से लिखना है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का ए क्या है बच्चों, डिफरेंस लिखना है बिटवीन द एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस डिप्रेशन। कौन कौन सी
एंडोजीनस और एक्सोजीनस डिप्रेशन कौन सी होती है। इसके अलावा आपको राइट डाउन डिफरेंस लिखना है किसमें, डिमेंशिया और डिलेरियम के अंदर, डिमेंशिया और डिलेरियम के अंदर। यह आपका 8+8 शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, या बच्चों आपको डायरेक्टली डिप्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है, या डिमेंशिया के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या डिलेरियम के बारे में पूछा जा सकता है। तो तीनों डिजीज आपको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो करते हैं अपन इनके बारे में, क्या है चीज है कि डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डिप्रेशन अगर WHO के अकॉर्डिंग अगर डिप्रेशन की अगर बात देखो तो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है। हर एक इंसान को डिप्रेशन फील हो ही जाता है किसी भी तरह से, चाहे वो जॉब लॉस होने की वजह से हुआ हो, चाहे वाइफ प्यार नहीं कर रही उसकी वजह से हुआ हो, चाहे गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया उसकी वजह से हो रहा हो, चाहे कैसे भी। तो डिप्रेशन क्या हो गया बच्चों, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हो गया। हर किसी इंसान को डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट होता है विद द डिप्रेशन मूड लॉस, इंटरेक्ट, प्लेजर, फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्ट फीलिंग हो सकता है, लो सेल्फ वर्थनेस आपको देखने को मिल सकता है, खुद को क्या करेगा, अनेबल महसूस करेगा, फीलिंग ऑफ गिल्टी, खुद के आप अपने आप पे क्या होगी, घृणा होगी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं ऐसा कैसे हो गया। इसके अलावा आपका क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, डिस्टर्ब, नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आती है बच्चों, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख वगैरह नहीं लगेगी, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अंदर पुअर देखने को मिलेगा। तो वो क्या कहलाती है बच्चों, डिप्रेशन कहलाती है। क्या बोला मैंने, डिप्रेशन एक प्रकार का कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है बच्चों, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है। पर्सन का मूड डिप्रेस हो जाता है, मस्तिष्क जो उसका माइंड था वो क्या हो गया है बच्चों, डिप्रेस हो गया है, एंजाइटी फील करेगा, फियरनेस उसमें देखने को मिलेगी, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ द डिप्रेशन। टाइप ऑफ द डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोजीनस और दूसरा होता है एक्सोजीनस। एंडोजीनस के अंदर बायोलॉजिकल होता है कि कोई भी क्रोनिक लाइफ लॉन्ग स्टेट डिप्रेशन के यहाँ पे देखने को मिलता है। देयर इज द नो अपरेंट पार्टिसिपेटिंग कोज, जेनेटिक लिंक करता है इसमें, कोई इस प्रकार का कोज नहीं है जो एंजाइटी डेवलप करवा रहा है। कौन एंजाइटी डेवलप करवा रहा है, आपका कोई बायोलॉजिकल फैक्टर है या कोई जेनेटिक लिंक है जो आपको एंजाइटी डेवलप करवा रहे हैं। दूसरा आता है बच्चों एक्सोजीनस। एंडो का मतलब इनसाइड, इनसाइड भी आप लिख सकते हो, इनसाइड दी बॉडी, बॉडी के अंदर अगर कुछ भी अबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है, डोपामिन, सीरोटोनिन का लेवल कम होता है बच्चों, मेनली इसमें सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो अगर ये देखने को मिला एंडोजीनस कहलाएगा। एक्सोजीनस के अंदर क्या होता है, मतलब आउटसाइड से ऐसा कोई सोर्स है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसके लिए बच्चों, डिप्रेशन के लिए। तो इसमें शॉर्ट टर्म डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ एक्सट्रीम ट्रेमर्स आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डिप्रेशन की, वो कौन सी होती है बच्चों, एक्सोजीनस। जब भी डिप्रेशन मिलेगा एंडोजीनस तो कम मिलता है, लेकिन बाहर से आपकी बाहर की दुनिया आपको इतना डिप्रेशन दे जाएगी, इतना डिप्रेशन दे जाएगी। सबसे बढ़िया डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में, अगर आप एग्जाम देने गए, एग्जाम का रिजल्ट आ गया और बाई चांस आप उसके अंदर क्या हो गए बच्चों, फेल हो गए, तो आपके जो सराउंडिंग वाले हैं, रिश्तेदार, हाँ भैया कितना रहा रिजल्ट, अरे यार तेरे रिजल्ट आ गया बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर का, क्या रहा, तो वो ही क्या कहला रहे बच्चों, वो भी डिप्रेशन। वो सारे के सारे सोर्स क्या हैं बच्चों, एक्सोजीनस सोर्स हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये डायग्नोस किया जा सकता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के द्वारा विद द डिप्रेशन, मूड के द्वारा, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर हो सकता है, सिग्निफिकेंट लूज ऑफ रेस्पॉन्स हो सकता है, सीरियस लाइफ एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इन चीजों के बारे में आपको डिप्रेशन में लिख के आना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपका आता है डिमेंशिया और डिलेरियम के अंदर डिफरेंस। डिमेंशिया और डिलेरियम के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो जो फीचर्स लिखे हैं एक साइड में डिलेरियम लिखा है, एक साइड में डिमेंशिया लिखा है। तो फीचर्स के अकॉर्डिंग देखो तो ऑनसेट कब होता है इसका ऑनसेट कब होगा, ऑनसेट अगर मैं देखूं तो एक्यूट ऑनसेट कब होता है, इसका ऑनसेट इसका होगा बच्चों आपका एक्यूट होगा, किसका, डिलेरियम का। अगर मैं बात करूं डिमेंशिया, तो डिमेंशिया क्या होता है, इनसाइडियस हो सकता है। कैसा हो सकता है, इनसाइडियस हो सकता है। एक के अंदर जो डिलेरियम है उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी लॉस हो जाती है, और ये ओल्ड आपका कहलाता है, ओल्ड एज डिमेंशिया भी कहलाता है या ओल्ड एज सेनाइल भी कहलाता है, जिसके अंदर क्या होती है 80 साल या 70 साल के बाद में अपने आप मेमोरी का लॉस होना, मेमोरी का परमानेंटली लॉस होना डिमेंशिया कहलाता है। और शॉर्ट टर्म
किसी भी कारणवश कि कहीं साहब एनेस्थेसिया दिया हो या कुछ दिया हो, ठीक है, या कोई ट्रोमा इंजरी हो गई हो, तो उस वजह से अगर आपकी क्या चली जाती है बच्चों, मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसको कहते हैं डिलेरियम। ऑनसेट कैसा रहता है, अक्यूट होता है। ये क्या हो सकता है, इनसाइडियस हो सकता है। कोर्स के अंदर क्या हो सकता है, ये फ्लैक्चुएट हो सकता है, फ्लैक्चुएट हो सकता है। कभी मेमोरी आ गई, कभी मेमोरी चली गई, कभी याद आया फिर भूल गए, कभी याद आया फिर भूल गए। लेकिन इसमें क्या रह सकता है, प्रोग्रेसिव। मेमोरी भूलना स्टार्ट हुई, प्रोग्रेस करेगा, ऐसा नहीं है कि रुक गया, प्रोग्रेसिव रहेगा। इसके अलावा ड्यूरेशन अगर मैं बात करूं तो ये कुछ दिनों से लेके कुछ वीक का हो सकता है। क्या बोला है मैंने, कुछ दिनों से लेके कुछ वीक का हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है बच्चों, मंथ टू ईयर, कुछ महीनों से लेके सालों तक देखने को मिल सकता है। अगर कॉन्शियसनेस देखूं तो इसमें डिलेरियम में अल्टर्ड देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें क्लियर कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। किसमें, डिलेरियम में तो आपका अल्टर्ड देखने को मिल सकता है, इसमें क्लियर देखने को मिलेगी। अटेंशन इसमें क्या रहेगा बच्चों, डिलेरियम में इंपेयर्ड रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, नॉर्मल एक्सेप्ट इन सीवियर डिमेंशिया। क्या रह सकता है, नॉर्मली एक्सेप्ट टू सीवियर डिमेंशिया। अगर मैं साइकोमोटर चेंजेज की बात करूं, जो साइकोलॉजिकल चेंजेज है या साइकोमोटर चेंजेज है, इसमें ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकते हैं और कम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें कैसे देखने को मिलेंगे बच्चों, नॉर्मल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों रिवर्सिबिलिटी, इसमें यूजुअली रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन इसमें रेयरली हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़े इनके डिफरेंस। क्या पढ़े बच्चों, इनके डिफरेंस अपन ने पढ़े। तो ये था अपना क्वेश्चन, कौन सा डिफरेंस अपन ने बात की थी, किस किस के बारे में बच्चों डिफरेंशिएट किया था, एंडोजीनस क्या होता है और एक्सोजीनस क्या हो सकता है। इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी और भी आपको पढ़ना है बच्चों, बुक से आप पढ़ लेना, ठीक है। अपन यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, अपन ने सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात की है, डिटेल से आपको इनके बारे में पढ़ना है। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो 6 क्वेश्चन है, और ये क्या कहता है 6 क्वेश्चन, आपको क्या करना है, डिफाइन करना है बच्चों, क्राइसिस क्या होता है, क्राइसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, एक्सप्लेन करो टाइप ऑफ द क्राइसिस की, कितने टाइप के क्राइसिस हो सकते हैं, डिस्कस करो डिफरेंट टेक्निक यूज इन क्राइसिस इंटरवेंशन, कि क्राइसिस के लिए क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक्स आपको क्या करनी है, और रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। बहुत बढ़िया, रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। रोल ऑफ नर्स से मेरे को याद आया, आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, रोल ऑफ नर्स इन साइकेट्रिक या साइकेट्रिक नर्स के रोल लिखो आप, मेंटल हेल्थ नर्स के रोल लिखो, या नर्सिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज़ को नोटिफाई करें और इस चीज़ को आप देखें बच्चों, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन 6 के अंदर, अपन डील करते हैं क्या बात कर रहा है क्वेश्चन 6, क्राइसिस क्या होता है। तो अगर मैं क्राइसिस की बात करूँ बच्चों, क्राइसिस की अगर डेफिनेशन अगर देखो तो मेजर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, जो अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनके अपन ने सोचा भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो चीज़ क्या हो गई है, और कैन एक्टिविटीज दैट हैज बी पोटेंशियली नेगेटिव रिजल्ट, और वो एक्टिविटी आपको कैसा रिजल्ट देके जा रही है, नेगेटिव रिजल्ट देके जा रही है, वो सब क्या कहला रहा है बच्चों, क्राइसिस कहला रहा है। मेजर अनप्रिडिक्टेबल, जिसको अपन ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, जिसको अपन ने परसीव भी नहीं किया सकता कि ऐसा हुआ था, वो ही आपको क्या कहलाता है, आपका क्राइसिस कहलाता है। 3 एलिमेंट आर कॉमन टू मोस्ट डेफिनेशन टू क्राइसिस, तीन ऐसे एलिमेंट है जो आपको क्राइसिस को क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफाइन कर सकते हैं। कौन से हैं, ए थ्रेट टू ऑर्गेनाइजेशन, द एलिमेंट ऑफ द सप्रेशन एंड शॉर्ट इन डिसीजन टाइम। आपने डिसीजन टाइम आपका कम था, उस टाइम पे जो आपको डिसीजन लेना था, सडन ऑनसेट लेना था, लेकिन आपने क्या किया, डिसीजन नहीं लिया। एलिमेंट एंड सरप्राइज, आपने जो एलिमेंट दिया सरप्राइज कर दिया, ठीक है, वो एलिमेंट आपको सरप्राइज में मिला। दूसरी बात, या आपको ऑर्गेनाइजेशनल, आप जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ से आपको क्या मिला बच्चों, क्राइसिस मिला। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है माय डियर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत अच्छी बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन ने पूछा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो क्राइसिस अकर इन एवरीबडी, सबकी लाइफ में आपको क्राइसिस देखने को मिल सकता है।
टाइम पे, वन टाइम या अनदर टाइम, एक टाइम तो ऐसा आता है कि क्राइसिस आता ही आता है, ठीक है। दूसरी बात, क्राइसिस पर्सनल इन नेचर, क्राइसिस कैसा हो सकता है, पर्सनल इन नेचर का होता है। एनी सिचुएशन विच इज स्ट्रेस फॉर वन इंडिविजुअल में नॉट बी शो फॉर अनदर, वन इंडिविजुअल में नॉट बी शो फॉर अनदर को शो नहीं करा सकता। क्राइसिस अक्यूट हो सकता है, विल बी सोल्व वन वे, क्राइसिस को सोल्व करना चाहिए एक वे में, अनदर विद इन द ब्रीफ इन पीरियड, या अगर आप दूसरे को सोच रहे हो तो ब्रीफ इन पीरियड, कम समय में आपको क्या करना है, काम ज्यादा करना है। दूसरी बात, एक क्राइसिस सिचुएशन कंटेंट होती है पोटेंशियली फॉर द साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डिसोरिएंटेशन, साइकोलॉजिकल ग्रोथ आपके करवाती है और आपको डिसोरिएंटेशन आपको यहाँ पे करवाने का काम करती है। तो ये है क्राइसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए आगे चलते हैं, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्राइसिस। टाइप ऑफ क्राइसिस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देयर आर थ्री टाइप, तीन प्रकार के क्राइसिस के टाइप होते हैं। एक आता है मैच्योरेशनल क्राइसिस और डेवलपमेंटल क्राइसिस, एक होता है सिचुएशनल, एक होता है एडवांटेजियस क्राइसिस। तो क्या होते हैं, अलग अलग इनके बारे में बात करते हैं अपन। पहला आता है बच्चों डेवलपमेंटल क्राइसिस। डेवलपमेंटल क्राइसिस नाम से ही हो रहा है डिफाइन कि डेवलपमेंट के दौरान, जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है या आपका मैच्योरेशन हो रहा है, उस दौरान अगर आपको किसी प्रकार का क्राइसिस आपको देखने को मिले, आल्सो रेफर टू एज द मैच्योरेशनल और इंटरनल क्राइसिस में अकर एट एनी ट्रांजिशनल पीरियड, कुछ समय के लिए नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, normally growth and development, the transitional periods where is the individual move into the successive स्टेज के अंदर आता है ओपन द जनरेटिव डिसइक्विलिब्रियम, आपका जो बैलेंस है उसको क्या कर जाता है बच्चों, डिसइक्विलिब्रियम कर जा सकता है। तो ये कौन सा कहलाता है, डेवलपमेंटल क्राइसिस। डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे आपका मैच्योरेशन होता जा रहा है वैसे ही क्राइसिस आपका क्या हो रहा है बच्चों, डेवलप हो रहा है। सिचुएशन नाम से डिफाइन कर रहा है, सिचुएशन कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है उसके आधार पे सिचुएशनल क्राइसिस सम टाइम कोड है द एक्सीडेंटल, कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक्सटर्नल क्राइसिस आपको मिल गया है, कोई रेस्पॉन्स आपको सडनली आपको कोई चीजें मिली है जो अनअवॉइडेबल थी, कोई ट्रोमेटिक इवेंट देखने को मिली, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको रात को बात की और सुबह वो एक्सपायर होगी, तो वो क्या है बच्चों, सिचुएशनल होती है। आपके पापा आपके साथ थे और सुबह उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो अवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल है कि आप उनको अवॉइड नहीं कर पा सकते। ट्रोमेटिक इवेंट, कुछ भी ऐसी दुखद घटना जो आपको लार्जली इफेक्ट कर रही है पर्सन की आइडेंटिफाई को और उसके रोल्स को, उसके आइडेंटिफाई को और उसके रोल्स को, कि मान लो किसी ने क्या लगा दिया सिचुएशन कि आप किसी बैंक में काम कर रहे थे, बैंक में काम करते करते वहां से क्या हो गया, कुछ पैसे अमाउंट वहां से क्या हो गया, चोरी हो गया, आपको क्या कर दिया, ब्लेम कर दिया, तो आपके आइडेंटिटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है कि यार वो इंसान तो ऐसा था ही नहीं लेकिन उसने क्या कर दिया ऐसा, उसके साथ में ऐसा कौन सा क्राइसिस, ये सब क्राइसिस क्या कहलाता है बच्चों, सिचुएशनल क्राइसिस हो सकते हैं। कोई भी ट्रोमेटिक इवेंट, कोई एक्सटर्नल क्राइसिस आपको यहाँ से मिल रहा है, तो वो सब क्राइसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका कौन सा क्राइसिस है, एडवेंटिशियस क्राइसिस, और एडवेंटिशियस क्राइसिस कह सकते हो या सोशल क्राइसिस आप इसको कह सकते हो। सोशल क्राइसिस आर द एक्सीडेंटल, अनकॉमन एंड अनएंटिसिपेटेड। अनकॉमन, कॉमन नहीं है, सामान्य नहीं है, एक प्रकार का अबनॉर्मल है, रिजल्ट इन मल्टीपल लूजेज एंड रेडिकल इन्वायरमेंट चेंजेस, रेडिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस आता है। अनएविडेंशियस क्राइसिस के अंदर क्या होता है, आउटसाइड द पर्सन पार्टिसिपेट बाय द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जैसे कि मान लो नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कोरोना एक प्रकार का बच्चों क्या है, डिजास्टर ही है। कोई फायर्स, अगर आपने आग लग गई है या कोई फ्लड्स वगैरह आ गई है, बाढ़ आ गई है, कोई युद्ध हो गया है, वॉर हो गया है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, सोशल क्राइसिस, जो आपकी सोसाइटी को, आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, वो सब क्या कहलाता है, एडवेंटिशियस क्राइसिस कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके अंदर कि आपके कौन सी टेक्निक यूज लो इसके अंदर इंटरवेंशन के लिए। तो इंटरवेंशन के लिए आप क्या टेक्निक यूज लोगे कि कैथरेसिस। कैथरेसिस क्या होता है बच्चों, द रिलीज ऑफ द फीलिंग दैट टेक प्लेस एज ए पेशेंट टॉक अबाउट द इमोशनली चेंजेज एरिया। ठीक है, जो रिलीज ऑफ द
क्या सी फीलिंग को जो रिलीज करना है, ऐसा पहले से आपके पास में होना चाहिए। कैथारसिस का मतलब पेशेंट क्या करेगा, टॉक करेगा, इमोशनली जो चेंज करेगा उस एरिया को आपको क्या करना है, चेंज करना है, जहां से आपको वो फीलिंग आपको क्राइसिस की आपको मिल रही है। पेशेंट बता रहा है कि मेरे को यहाँ से प्रॉब्लम होती है, तो वो एरिया आप वहां पे क्या कर दो, चेंज कर दो। क्लेरिफिकेशन, हर एक चीज को क्लेरिफाई करो, हर एक चीज को सोल्व आउट करो। एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो एक्सप्रेस करे क्लियरली, कि अपना जो भी फीलिंग है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें। रिलेशनशिप बनाए बिटवीन द सर्टेन इवेंट, बहुत सारे ऐसे इवेंट है जिनसे वो क्या करें, रिलेशनशिप बनाता रहे। नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों, आपका आता है सजेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लुएंसिंग ए पर्सन टू एक्सेप्ट द आइडिया, पर्सन को क्या अफेक्ट करते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कई प्रकार के कारक हो सकते हैं जो पर्सन, जैसे कुछ अपन ने उसको एक्सेप्ट किया कि वो चीज़ों जो रियलिटी थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, कुछ अपन ने सजेस्ट किया उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, बिलीफ अपना नहीं ले पा रहा। पर्टिकुलरली बिलीव दैट द नर्स कैन हेल्प एंड दैट द पर्सन विल दैट टाइम फील बेटर, लेकिन जो नर्स कैन हेल्प करती है उस पर्सन की, अगर उसने रिसीव किया, उस सजेशन को एक्सेप्ट किया, तो वो क्या कर सकता है, उसको बेटर फील होगा, अच्छा फील होगा। रीइंफोर्समेंट ऑफ द बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट, पेशेंट गिव द पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू अडेप्टिव बिहेवियर। जो अडेप्ट हो गया था, जिसके पीछे उसकी लत लग गई थी, अडेप्ट हो गया था किसी चीज के लिए, उसको क्या करना है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट चलिए बच्चों, इसके बाद में सपोर्ट द डिफेंस, सपोर्ट ऑफ द डिफेंस, जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका आपको सपोर्ट लेना है, एनकरेज करना है हेल्थी एंड अडेप्टिव डिफेंस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन दोज द अनहेल्थी एंड माल अडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, सपोर्ट करना है जिस चीजों से वो लड़ रहा है उस चीजों से सपोर्ट करना है। रीअसाइनिंग सेल्फ एस्टीम, हेल्प करना है क्लाइंट की, पेशेंट की, कि वो रिमेन करे फीलिंग ऑफ द सेल्फ वर्थ। एग्जाम्पल, यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन टू बी एबल टू मैनेज द फैमिली ऑल द टाइम। आप अपने एक से एक एबल पर्सन हो, उसको रियलाइज करवाओ कि आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आप जो भी पेशेंट, आपके घर में जो प्रॉब्लम है, आप उन सभी को, फैमिली प्रॉब्लम्स को भी क्या करते थे, मैनेज करते थे। तो बच्चों इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सोना नहीं है बच्चों, पढ़ते रहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। आपको एग्जाम क्रैक करना है माय डियर, एग्जाम क्रैक करना है बच्चों आपको साइकेट्रिक का। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सप्लोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करना है बच्चों, एग्जामिनेशन करना है अल्टरनेटिव और इमीडिएटली प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स का अल्टरनेटिव हो उसको इमीडिएटली आपको क्या करना है, सोल्व आउट करना है, एक्सप्लोर करना है सॉल्यूशन को। उस सॉल्यूशन को आपको पेशेंट को क्या करना है बच्चों, बताना है। ठीक है, तो माय डियर आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था अपना जिसमें अपन ने बात की क्या क्वेश्चन था अपना, क्राइसिस और क्राइसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे, उसके टाइप्स अपन ने पढ़े, 3 टाइप के होते हैं। उसके लिए जो डिफरेंट मैकेनिज्म थी और जो इंटरवेंशन थे, क्या इंटरवेंशन, नर्स के क्या रोल थे, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और 7 के अंदर अपने को क्या करना है बच्चों, वो भी अपन सोल्व आउट करेंगे। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स 4 नंबर के शॉर्ट नोट्स हैं, कोई 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, एनी 4 करने हैं, एनी 4 क्वेश्चन करने हैं इसमें से, और ये 4 × 4 बराबर 16 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ईसीटी पूछ सकता है, मूड स्टेबलाइजर क्या होता है, लिथियम के बारे में पूछ सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होते हैं, नर्स इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट रिसीविंग एंटी साइकोटिक ड्रग में नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, साइकेट्रिक इमरजेंसीज क्या हो सकती है, मिल्लू थेरेपी क्या हो सकती है, और मेनिया क्या हो सकता है। तो इन चीजों के बारे में अपन शॉर्ट नोट्स के बारे में अपन डील करेंगे बच्चों 1 by 1। ईसीटी, सबसे पहले ईसीटी की बात कर लेते हैं। ईसीटी क्या होती है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होती है। इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी कह सकते हो। इसके अंदर क्या होते हैं, पेशेंट को जनरलाइज, आपको क्या, जब सीजर्स आए, सॉरी आपको क्या दिया जाता है, ग्रांड माल क्या दिया जाता है, करंट दिया जाता है, सीजर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, एज वेल एज एस्टैब्लिश द एबिलिटी controversially psychiatric treatment in which the seizures are the electrically induced
एनेस्थेसिया पेशेंट फॉर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट। जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट उसका शो नहीं हो रहा है, उसके बाद में मैंने क्या दिया, उसको कुछ करंट दिया, कुछ सीजर झटके दिए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कहलाता है ईसीटी। इसके बाद में ईसीटी की अगर हिस्ट्री अगर अपन देखें बच्चों, तो ईसीटी की जो हिस्ट्री है, फर्स्ट टाइम इसका अपीयरेंस हुआ था बाय दी मेडूना ने दिया था 1935 में दिया था। और उसने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द जो सीजोफ्रेनिया के पर्सन थे या जो सीजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स थे वो टेम्परेरी क्या हो जाते थे, डिसअपियर हो जाते थे आफ्टर नॉर्मल कन्वर्जन। आफ्टर नॉर्मल कन्वर्जन कि क्या आया, पहले उसको क्या आया, कन्वर्जन, फीट्स वगैरह है, दौरे वगैरह है, और दौरे आने के साथ में क्या हो गए हैं, वो डिसअपियर हो गए। तो उसने क्या किया कि ऐसे सोचा कि क्यों ना अपन इसके लिए क्या दे, कुछ झटके वगैरह दे, कुछ कन्वर्जन आप प्रोवाइड कराओ, ग्रांड माल सीजर्स आप प्रोवाइड कराओ, जिससे ये सब चीजें क्या हो जाए बच्चों, सोल्व हो जाए। तो इसमें क्या क्या, इंड्यूस द सीजर विद द इंजेक्शन से सीजर दिया, कॉपर इन ऑयल, कैंपर इन ऑयल, ये इंजेक्शन था, कौन सा, कैंपर इन ऑयल आपसे इन ए पेशेंट विद द कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। जो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया था उसके अंदर ये इंजेक्शन दिया गया और उसके अंदर क्या किया गया, इंड्यूस किया गया क्या, सीजर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके बारे में। अब आज जो सर्टली एंड बिन्नी ने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया कि यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी ऐसे दी जाती है बच्चों। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी इंड्यूस किया सीजर्स के लिए 1938 में। तो इसका आपको जो डिस्क्राइब है वो कौन दिया था, बिन्नी एंड सर्टली ने दिया था। द सून एज द मेथड बिकम द स्टैंडर्ड, थोड़े दिनों में ही ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड मेथड हो गया। इससे आपका इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी इसको कहते हैं। ग्रांड माल सीजर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है, ठीक है, कितने वोल्ट पे दिया जाता है वो सब अपन यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। हाँ जी, पैरामीटर जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितने वोल्टेज पे दिया जाता है बच्चों, 70 से 120 वोल्टेज पे दिया जाता है, 70 से 120 वोल्टेज पे दिया जाता है। ड्यूरेशन कितना होता है इसका, 7 से 1.5 सेकंड का, 7 से 1.5 सेकंड, 0.7 सेकंड से 1.5 सेकंड। और अगर मैं बात करूं तो वीक के अंदर कितने दिन दिया जाता है, वीक में 3 दिन दिया जाता है और अल्टरनेट डेज पे दिया जाता है, अल्टरनेट नेट डेज पे दिया जाता है बच्चों। लाइक दैट अगर मैं बात करूं, किसी पेशेंट को अपन ने किसको दिए, मंडे को दिए तो ट्यूसडे को नहीं देनी, वेडनेसडे को देनी है, ठीक है, वेडनेसडे को दिए तो उसको थर्सडे को नहीं देनी, फ्राइडे को देनी है, और फ्राइडे को दे दिए तो वापस से मंडे, मतलब 3 दिन अपने को इसमें प्रोवाइड करवाना है, अल्टरनेट डेज पे देना है, वीक में 3 दिन देना है। ठीक है बच्चों, कम से कम 8 से 12 थेरेपी इसमें दे सकते हैं, 8 से 12 टाइम ये दे सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी ये चीज़ें नहीं हो रही है सोल्व आउट, तब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ द ईसीटी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ईसीटी के अगर बेनिफिट्स की बात करो तो ये रिलीव करता है सीवियर डिप्रेशन को, इलनेस को, जो डिप्रेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा उसको रिलीज करता है। ठीक है, इसके अलावा रिलीज नहीं मतलब दूर करता है, रिलीव करता है। ट्रीटमेंट हैव द फेल, अगर जो ट्रीटमेंट अपन दे रहे थे वो क्या हो गया है बच्चों, फेल हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, ईसीटी दूंगा। ईसीटी है द सोल सेव ए पेशेंट लीव बिकॉज द 15% ऑफ द पीपल सीवियर डिप्रेशन विल किल देमसेल्फ, इसको क्या कर दिया, अपने आप ही क्या हो गई, ये ट्रीट हो गई। ईसीटी वर्क फास्टर देन ऑल द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये क्या करती है, जब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है उसके साथ में इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, किसका, ईसीटी का। ईसीटी का अगर मैं इफेक्ट देखो बच्चों तो किसके साथ में ज्यादा रहेगा, किसके साथ में ज्यादा रहेगा, जब अगर मैं साथ में क्या दूं, उसको ईसीटी दूं, ईसीटी अगर साथ में दूं और उसके साथ में क्या देनी है बच्चों, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देनी है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देनी है, तब मैं क्या करूंगा, ईसीटी के ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो दूसरा 7 का अपना जो सेकंड अपना क्या था, शॉर्ट नोट था, ईसीटी के बारे में अपन ने डील कर लिया। और भी आपके नर्सेज रोल है, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, तो मान लो अगर 16 नंबर में पूछ लिया जाए, वो अपन ने शॉर्ट नोट्स के तरीके से डील किया है, 16 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको 16 नंबर के अकॉर्डिंग उसको लिख के आना है बच्चों। ठीक है, मूड स्टेबलाइजर क्या होती है, कौन सी ड्रग्स होती है मूड स्टेबलाइजर, तो इसके बाद में बात करते हैं लिथियम की मैकेनिज्म अपने पूछा था, मोड ऑफ एक्शन पूछा था अपने बारे में। लिथियम कब देते हैं, जब मेनिया वाले पेशेंट
पेशेंट है उसमें लिथियम की ड्रग दी जाती है और उसका जो लेवल होता है कितना रहता है बच्चों आपका 8.1.2, ठीक है, mg/dl कुछ ऐसे इसका रहता है। इसके बाद में लिथियम जो इंट्रोड्यूस किया था ये ट्रीटमेंट ऑफ द साइकोटिक एक्साइटमेंट, जब आपको साइकोटिक बाइपोलर जो डिसऑर्डर था उसके अंदर एक्साइटमेंट आपको देखने को मिली थी, बाइपोलर मेनिया डिप्रेशन के अंदर आपको ट्रीटमेंट के लिए लिथियम यूज में लिया जा सकता। एंटी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करते हैं बच्चों, एंटी मैग्नेटिक इफेक्ट, एंटी का मतलब विपरीत इफेक्ट ऑफ द मेनिया, मेनिया के लिए विपरीत इफेक्ट कंफर्म करने के लिए टर्म इज द मैग्नेस साहू थे जिन्होंने क्या किया था, ये टर्म दी थी। इसमें क्या होता है, अप्रोप्रिएट यूज द मेनिया एंड फूड ड्रग एडल्ट्रेशन इन 1970। इसको किसने अप्रूव किया था, फूड ड्रग एडल्ट्रेशन ने इसको क्या किया था, इसको अप्रूव किया था। कब, मेनिया के लिए। टारगेट हैव द शिफ्टेड फ्रॉम द आयन ट्रांसपोर्ट एंड द पेरासिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन रिलीज करता था। ये क्या करता था, इसका टारगेट होता था जो आयन होता था उसको ट्रांसपोर्ट करने का, कहां से, आपका जो पेरासिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर होता था उसको रेगुलेट रिलीज करने के लिए टू साइकोटिक रिसेप्टर रेगुलेशन टू सिग्नल ट्रांसड्यूशन कैस्डेस टू जीन एक्सपेंशन एंड न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस करता था। इसके बाद में आपका रिसर्च द स्ट्रेटजीज एवोल्यूशन फ्रॉम द फोकस टू क्लास ऑफ मेनिया फूड ड्रग एडल्ट्रेशन के लिए दिया जाता था। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है बच्चों। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कौन सी जगह दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें नर्सेज रोल आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपन, चलिए सी अपना था बच्चों एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर अपन बात करते हैं अडोलसेंट के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, अडोलसेंट के अंदर बात करूं तो कंसर्न किया जाता है अबाउट द बॉडी इमेज डाइटिंग आर द वेरी कॉमन मॉडर्न सोसाइटी इन फीमेल। बॉडी इमेज क्या करती है, कुछ महिलाओं में ये भ्रांतियां रहती है कि अगर मैं खाऊंगी तो मेरा जो बॉडी सिस्टम है, मेरी टम्मी आ जाएगी, मेरे तो जो फिजिक है वो बिगड़ जाएगा, पोस्चर बिगड़ जाएगा। तो ये फीमेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। अमंग इन द डाइटर्स 5 से 10% बिकम द अबनॉर्मली प्री ऑक्यूपाइड डाइट एंड स्लिमनेस। क्या करते हैं कि अगर प्री ऑक्यूपाइड डाइट में कम खाना पसंद करते हैं और स्लिमनेस अपने आप को क्या करने को लगाते हैं कि मैं फिट रहूं, स्लिम रहूं, और उसमें वो लपेट जाते हैं मतलब उसमें क्या हो जाता है बच्चों, अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आ सकता है। तो लो सेल्फ एस्टीम एंड द परफेक्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्राइट, इसमें हो सकता है जेनेटिक वनरेबिलिटी हो सकती है, टेम्पर टेंट्रम हो सकता है, साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ये इलनेस का हो सकता है, जीन्स लोड करते हैं, जीन एनवायरमेंट द टारगेट होते हैं, जीन एनवायरमेंट द टारगेट इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ईटिंग डिसऑर्डर होता है, कॉम्प्लेक्स ईटिंग डिसऑर्डर होता है जो कैरेक्टराइज होता है बच्चों ऑब्सेसिव परसिस्टेंट थिननेस थ्रू डाइटिंग विद द एक्सट्रीम वेट लॉस एंड डिस्टर्ब बॉडी इमेज। ठीक है, आई वांट ईट कह रही है कि मुझे क्या करना है, आई वांट नॉट ईट, मुझे खाना नहीं खाना है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ईटिंग डिसऑर्डर होता है जो कैरेक्टराइज होता है ऑब्सेसिव परसिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद में आपका क्या हो सकती है कि इसमें बॉडी डिस्टर्ब, ऐसे सोचती है महिलाएं कि मेरा बॉडी डिस्टर्ब क्या हो जाएगा, जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैरेक्टराइज क्या होता है, वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फूड, वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्ट करेगी, अपने आप अपनी इच्छा से क्या करेगी, खाना कम खाएगी। डिसओरिएंटेड बॉडी इमेज, फियर, गिगनिंग, वेट लॉस, फियर, उसमें क्या रहेगा, फियर रहेगा कि मेरा गिगनिंग का मतलब मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, गिगनिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, क्या होता है गिगनिंग का मतलब, गिगनिंग का मतलब होता है बच्चों गिगनिंग का मतलब होता है बच्चों कि आपका अनकंट्रोल्ड हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी। तो आपका जो वेट है वो क्या सोचोगे कि यार फियर रहेगा कि मैं क्या हो गया, मेरा वेट बढ़ सकता है। तो इस प्रकार का आपको कुछ देखने को मिल सकता है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों तो आता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? एपिसोडिक अनकंट्रोलेबल कंपल्सिव रिपीट इंजेक्शन, रैपिडली इंजेक्शन, कंपल्सिव बार बार, अनकंट्रोलेबल कंपल्सिव रैपिडली नेगेटिव, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फूड को क्या करेगा? शॉर्ट पीरियड में खाने का क्या रहेगा? दबा दबा के खा लेगा, टूस लेगा, दबा दबा के खा लेगा बुलिमिया के अंदर, ठीक है। ऑफ द टाइम बिगिनिंग द फॉलोड बाय द इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर टू राइडेट द बॉडी एंड एक्सेसिव कैलोरी। एक्सेसिव कैलोरी बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करेगा? ज़्यादा खाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है किसके अंदर? बुलिमिया नर्वोसा के अंदर अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है इसका डी है कन्वर्सन डिसऑर्डर। कन्वर्सन डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये क्या होता है? स्टार्ट होता है मेंटल एंड इमोशनल क्राइसिस से। आपको इमोशनली कुछ सिचुएशनल क्राइसिस मिल रहा है, आपका मेंटल कुछ क्राइसिस मिल रहा है, तो उस वजह से कन्वर्जेंट द फिजिकल प्रॉब्लम एंड सिम्टम आर द फैक्ट। इस इलनेस का जो सिम्टम हो सकता है डिफेक्ट करता है अफेक्टिंग वॉलेंट्री मोटर, अपने कंट्रोल में वॉलेंट्री अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं जो सीनियर फंक्शंस होते हैं। अनदर टू मेडिकल कंडीशन बट जज ड्यू साइकोलॉजिकल फैक्टर बिकॉज द प्रिडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट देयर आर स्ट्रेसर, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं बच्चों? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इंटेंशनली प्रोड्यूस करेगा उसमें ड्यू टू सब्सटेंस ले रहा है, कुछ दवाइयां खा रहा है, हीरोइन खा रहा है, ठीक है। सेक्सुअली सिम्टोलॉजी, कुछ सेक्सुअली सिम्टोलॉजी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। फीड्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं इससे दोनों के अंदर, ठीक है। कन्वर्सन डिसऑर्डर एपिडेमियोलॉजी, some people have the symptoms but they severe enough warrant the diagnosis and STEM is आपका 1/3 ऑफ द जनरली पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसका परसेंटेज का, 25 से 30% कन्वर्सन डिसऑर्डर आपका क्या मिलता है बच्चों? एडमिटेड रहता है हॉस्पिटल के अंदर, वॉलेंट्री अपने आप अपनी इच्छा से एडमिट हो जाते हैं। रेंज ऑफ द जनरल पॉपुलेशन की बात करूं तो 11 से 300/1 लाख में 11 से 300 लोग ऐसे होते हैं 1 लाख के अंदर, उनके अंदर कन्वर्सन डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कन्वर्सन डिसऑर्डर की एपिडेमियोलॉजी, तो कॉमन रिस्क कौन से फैक्टर हो सकते हैं? जो रूरल पॉपुलेशन होती है वहां पे हो सकता है, डेवलपमेंटिंग रीजन के अंदर हो सकता है, पर्सन विद लिमिटेड एजुकेशन, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम हो, मेडिकल नॉलेज उसका डिक्रीज हो, IQ, ठीक है, उसका IQ कम हो, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप हो, मिलिट्री पर्सनल हो, एक्सपोज्ड हो, कंपैक्ट हो, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी रिलेटिव विद द पेशेंट, कन्वर्जन डिसऑर्डर, ट्विंस हो। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकता है किसमें? कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट अपन चले बच्चों तो कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों, पैरालिसिस, पेशेंट में पैरालिसिस आ सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, अंधा हो सकता है, म्यूटिज्म म्यूट हो जाएगा, डिफिकल्टी टू सोलो अपने निगलना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, सीजर्स कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं, नंबरनेस देखने को मिल सकती है, वर्बल टिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं सिमिलर टू ट्रेंटाइड सिंड्रोम टिक्स, जो अबनॉर्मल गालियां बक रहा है, कुछ भी ऐसा बोल रहा है, आवाजें निकाल रहा है, तो वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्बल टिक्स आपको यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ रोल ऑफ नर्स इन एंटीसाइकोटिक, तो एंटीसाइकोटिक होती क्या है? ड्रग, ऐसी ड्रग जो क्लास ऑफ द मेडिसिन यूज ली जाती हो साइकोसिस एंड अदर मेंटल इमोशनल कंडीशन, साइकोसिस और अदर मेंटल इमोशनल कंडीशन के लिए यूज ली जाती हो, वो सब क्या कहलाती है बच्चों? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहलाती है, ठीक है। नर्स के रोल क्या क्या हो सकते हैं? तो नर्स के रोल की अगर मैं बात करूं तो नर्स का रोल होता है वेरी सिग्निफिकेंटली द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, अर्ली ऑब्जर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। अर्ली ऑब्जर्वेशन करना है, सबसे पहली चीज क्या करना है? क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है उस पेशेंट को जिसको, कौन से पेशेंट को? जिसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स चल रही है उसको आपको क्या करना है बच्चों? क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन आपको क्या देखने को मिल सकता है? जैसे गेट डिस्टर्बेंस है, ठीक है, आपको क्या देखने को? वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है, कैटाटोनिया देखने को मिल सकता है, हैबिफ्रेनिया देखने को मिल सकता है। तो ये सब क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन है। ऑब्जर्व करना है ड्राउजीनेस, कि वो थका हुआ तो नहीं है,
रिकॉर्ड करना है उसका ब्लड प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर आपको रिकॉर्ड करना है। और ब्लड प्रेशर ही क्या, वाइटल साइन ही कर दो ना, वाइटल साइन आपको क्लोजली, और क्लोजली वाइटल साइन में आपको बीपी मैसेज करना है। एक्यूरेट रूट ऑफ मेडिसिन, रूट तो बताया डॉक्टर ने IM और दे रहे हो साहब उसको IV, ऐसा नहीं चलेगा भैया, जो रूट है आपका वो एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दूसरे रोल की, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, माउथ के अंदर ड्राइनेस हो सकती है, तो उस ड्राइनेस को रिड्यूस करो, पानी के लिए उसको बोलो। ब्लड एंड इम्पेयर्ड विजन, या तो धुंधला दिख सकता है या दिखना बंद हो सकता है, तो कोज कर सकता है एंजाइटी की वजह से। एनकरेज करना है इनफोन के अंदर द इमीडिएटली आपको क्या करना है, वेट रिकॉर्डिंग करना है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है, स्किन को प्रोटेक्ट करना है। मेंस्ट्रुअल चेंजेस, उसके जो मेंस्ट्रुअल फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल चेंजेस देखोगे कि अमनोरिया तो नहीं है, ठीक है, डिस्मेनोरिया तो नहीं है, ये सब चीजें आपको असेस करनी है। रीअसेस करना है उसके रिलेटिव से, उसके रिलेटिव से बच्चों बार बार आपको पूछते रहना है, तो ये सब चीजें आपको असेस करनी है। नर्सेज के रोल मैंने यहाँ पे आपको बताए। चलिए जी नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर F। F में क्या है, ठीक है, साइकेट्रिक इमरजेंसी। क्या होती है साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं कि साइकेट्रिक इमरजेंसी कंडीशन वेयर द पेशेंट द डिस्टर्ब ऑफ द थॉट, उसके थॉट डिस्टर्ब हो गए, उसके साइकोमोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, लीडिंग टू ट्रीट एक्सटेंसिव, सुसाइड करने की बार बार सोच रहा है, ठीक है, खुद को हार्म पहुंचाने की बार बार सोच रहा है, एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है, वो सब क्या है बच्चों, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस है, साइकेट्रिक इमरजेंसीज है। कि क्या कर रहा है, जहर खाने के लिए भाग रहा है, वो साइकेट्रिक इमरजेंसी है। छत से कूदने के लिए भाग रहा है, साइकेट्रिक इमरजेंसी है। पंखे के लटकने के लिए कर रहा है, साइकेट्रिक इमरजेंसी है। तो ऐसी अगर आपको इमरजेंसी अगर आपको दिखे तो वो सब साइकेट्रिक इमरजेंसी है। कंडीशन इन विच द अल्ट्रेशन इन द बिहेवियर, अगर उसके बिहेवियर में अल्ट्रेशन देखने को मिले, उसके इमोशन में चेंजेस देखने को मिले, उसके थॉट में चेंजेस देखने को मिले, परसिस्टेंस इन अक्यूट फॉर्म में हो सकता है, नीड इन इमीडिएट द अटेंशन एंड केयर, नीड टू इमीडिएट अटेंशन एंड केयर उसको जरूरत रहती है, ठीक है। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, एनी कंडीशन सिचुएशनल मार्किंग द पेशेंट रिलेटिव स्टेट इमीडिएटली टू ट्रीट। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन देखे कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसके थॉट में चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो बिहेवियर था वो चेंज होता जा रहा है, उसके बात करने का तरीका था वो चेंजेस होता जा रहा है, अगर मैं क्लोजली ऑब्जर्वेशन करूंगा तो इस चीज को क्या कर सकता हूं, मैं इमीडिएटली ट्रीट कर सकता हूं। डिसहार्मोनी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इन्वायरमेंट, बैलेंस नहीं कर पा रहा, इन्वायरमेंट के साथ कोप नहीं कर पा रहा, वो सब के सब क्या कहला रहा है बच्चा, डिसहार्मनी कहला रहा है इन्वायरमेंट की। सडन डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनालिटी अफेक्ट करता है सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, जो सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है उसको क्या कर रहा है बच्चों, अफेक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो भी वो क्या हो सकता है, साइकेट्रिक इलनेस में आपके काउंट की जाती है। कि साहब बार बार उसको थॉट ऐसे आ रहे हैं कि मरने के लिए भाग रहा है, छत से कूदेगा, दूसरों से हार्म करेगा, लड़ने के लिए इरिटेबल बिहेवियर, खुद को ऐसे महसूस करेगा कि पता नहीं मैं क्या हूं, अपने आप से किसी से बात नहीं करेगा, वो सब के सब क्या है बच्चों, साइकेट्रिक इमरजेंसीज के अंदर काउंट की जाती है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट आता है बच्चों आपका टाइप ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसी। देखो मैंने बोला था टाइप ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन सी होती है, तो सुसाइड एंड डेलिब्रेशन टू हार्म, खुद को ही क्या पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, खुद को काट रहा है, नोच रहा है, गले को दबा रहा है, ठीक है, अपने आप को ब्लेड से काट रहा है, दीवार पे जाके सर मार रहा है, तो वो सब क्या है बच्चों, सुसाइडल डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा वोलेंस एक्साइटमेंट हो सकता है, स्टूपर, अपने आप को म्यूट करके खड़ा है, ठीक है, इसके अलावा पैनिक, खुद को पैनिक कर रहा है, विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ द ड्रग डिपेंडेंसी, ड्रग पे डिपेंड था, हैबिट थी, हैबिचुअल था, अल्कोहल लेता था, आज उससे छुड़वा दिए तो वो क्या कर रहा है, विड्रॉल सिम्टम्स उसमें अराइज हो गए, अल्कोहल, दारू पीता था खूब, दवा के दारू पी रहा था, ड्रग्स वगैरह ले रहा था, वो हो सकता है डिलेरियम, मैंने समझा दिया क्या हो सकता है, एपिलेप्सी स्टेटस, एपिलेप्सी आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, सीवियर डिप्रेशन है तो सीवियर डिप्रेशन में तो सुसाइड करेगा, होमोसाइडल करेगा, दूसरों की हत्या करने के लिए भागेगा, किसी में चाकू घोपेगा, किसी को छुर्रा मारेगा, तो वो सब टेंडेंसी आपको एजिटेशन, स्टूपर, ये सब आपको देखने को मिल सकती है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव फॉर आपकी इमरजेंसी इंटरवेंशन, ऑब्जेक्टिव फॉर इमरजेंसी इंटरवेंशन टू सेफ गार्ड लाइफ पेशेंट,
तो सेफ गार्ड उस पेशेंट को आपको क्या करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है, ब्रिंग डाउन द एंजाइटी एंड फैमिली मेंबर्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एनहांस करना है, उसका सिक्योरिटी को बढ़ाना है और इन्वायरमेंट के साथ में उसको कोप करवाना है बच्चों। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे ट्रीटमेंट के। इसके बाद में आता है बच्चों मिल्लू थेरेपी। मिल्लू थेरेपी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मिल्लू थेरेपी जो होती है, मिल्लू थेरेपी दैट द वर्ड मिल्लू इज द फ्रेंच मिडिल, फ्रेंच वर्ड से आया है, मिडिल से। इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन देखें तो वर्ड द सराउंडिंग और द इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है जिससे आपको साइकेट्रिक इलनेस मिल रही है कि साहब लोग साइक के पास के थे, वो क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं, फियर प्रोवाइड करवा रहे हैं, डरा रहे हैं उसको, धमका रहे हैं उसको, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, उसको चेंज करने के लिए थेरेपी दी जाती है, वो कहलाती है बच्चों मिल्लू थेरेपी। ठीक है, इसमें थेरेप्यूटिक मिल्लू थेरेपी इन्वायरमेंट द स्ट्रक्चर एंड मैनिफेस्टेड बाय अ आइडियल डायनेमिक सेटिंग वर्क एंड द क्लाइंट मिल्लू थेरेपी इंक्लूड द साइकोलॉजिकल सराउंडिंग ऑफ द ट्रीटमेंट मेंबर एंड अदर क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है, उसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करना है, वही क्या कहलाती है बच्चों, मिल्लू थेरेपी कहलाती है। पर्पज क्या क्या होते हैं मिल्लू थेरेपी के, तो पर्पज 1 बाय 1 अपन डील करते हैं। करेक्ट करना है रीडिफाइंड परसेप्शन एंड स्ट्रेसर, जो स्ट्रेसर उसको मिल रहा है, जो स्ट्रेस उसको मिल रहा है उसको क्या करना है बच्चों, आपको करेक्ट करना है। करेक्ट करना है उसका माल अडेप्टिव बिहेवियर, जो अबनॉर्मल बिहेवियर था उसको क्या करना है, ठीक करना है। डेवलप करो अडेप्टिव कोपिंग, कि लोगों के साथ वो क्या करें, घुल मिल के रहे, कोप करे, साथ में रहे। एक्वायर कराओ इंटरपर्सनल स्ट्रेसर मैनेजमेंट स्किल, कि जो स्ट्रेसर मिल रहा है उससे कोप करने का तरीका मिले, एक्वायर्ड मिले, इंटरपर्सनल उसको क्या मिले, नॉलेज मिले कि लोगों से लड़ सके, स्ट्रेस से लड़ सके। मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट का मतलब जोड़ सके इन्वायरमेंट को, खुद को, अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ सके। सो द एक्सेप्ट क्लाइंट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस एंड कंसीडर द थेरेपीज, कि उसको एक्सेप्ट करे, जो हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो थेरेपीज मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्लाइंट एक्सपेक्टेड लर्न अडेप्टिव कोपिंग, लर्न करे, इंटरेक्शन करे, रिलेशनशिप स्किल बनाए, जनरलाइज एक्सेप्ट करे और हर और इस लाइफ, उसकी लाइफ को आपको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है बच्चों। इसके अलावा अपना एक पॉइंट रह गया, अचीव करना है क्लाइंट की ऑटोनॉमी, जो क्लाइंट सोचता है उसको आपको क्या करना है, अचीव करना है, उसको बैलेंस करके रखना है। प्रिंसिपल क्या होते हैं मिल्लू थेरेपी के, तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो प्रमोट करना है उसका फंडामेंटल रेस्पेक्ट को, उसकी जो फंडामेंटल रेस्पेक्ट है, उसके जो मौलिक अधिकार है, जो उसकी रेस्पेक्ट है उसको मिलनी चाहिए इंडिविजुअल को, स्टाफ को एंड क्लाइंट को, स्टाफ एंड क्लाइंट को। यूज करना है अपॉर्चुनिटीज को, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको अपॉर्चुनिटीज दो कि कम्युनिकेट कर सके क्लाइंट के साथ में, स्टाफ के साथ में, मैक्सिमम थेरेप्यूटिक उसको बेनिफिट्स अपने को मिले। एनकरेज करना है क्लाइंट को कट आउट लेवल ऑफ इक्वल द एबिलिटी ऑफ एनहांस द सेल्फ एस्टीम, अपने आप में आत्मनिर्भर बने, खुद का काम खुद करे, सेल्फ मोटिवेटेड हो, ऐसा उसको क्या करना है बच्चों, एनकरेजमेंट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आता है बच्चों प्रमोट करना है उसको सोशलाइजेशन के लिए, प्रमोट करना है जो सोशलिज्म चल रहा है, जो सोसाइटी में बैठना है उसके लिए प्रमोट करना है। प्रोवाइड करना है अपॉर्चुनिटी क्लाइंट टू पार्ट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे यूनिट ऑफ मैनेजमेंट की तरह काम करो, उसको अपॉर्चुनिटीज दो, इंडिविजुअल की हेल्प करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्शन, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दो कि ये काम आपको करना है, तब वो क्या कहलाती है, मिल्लू थेरेपी। आपका प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे बता दिए। अब आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो है बच्चों मेनिया। क्या है बच्चों मेनिया? मेनिया के बारे में अपन बात करते हैं। मेनिया क्या होता है, एक टर्म यूज लिया जाता है, डिफरेंशिएट बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें डिप्रेशन रेफर की जाती है। मेनिया इज द हाई डिप्रेशन में चला गया है, कंपोनेंट एट द डिप्रेशन लो, कंपनसेट और टू इज कॉमन, हाउएवर मेनिया मच मोर देन दैट। ठीक है, तो ये होता है मेनिया। मेनिया के अंदर क्या होता है बच्चों, दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है हाइपोमेनिया और दूसरा होता है हाइपरमेनिया। ये एक प्रकार के मूड डिसऑर्डर होते हैं बच्चों। कैसे डिसऑर्डर होते हैं? मूड डिसऑर्डर है, कभी कभी इंसान क्या करेगा, हंसेगा, बहुत तेज रोएगा, फिर चिल्लाएगा,
कभी तो खुश रहेगा और खुशी खुशी के अंदर थप्पड़ मार दिया, मूड अग्रेसिव बिहेवियर। तो अग्रेसिव बिहेवियर को इसमें शो करता है बच्चों, ये कहलाता है आपका मेनिया। डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो क्या कहलाता है, द मेनिया इज द डिस्टर्ब period during which of there is the abnormality and persistently elevated the expansive and irritable mood। expansive and irritable mood रहेगा। the period of abnormal mood must be last at least 1 week। ये कैसा रह सकता है, लास्ट 1 वीक से या 1 वीक से ज्यादा रह सकता है, और लेस देन हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हॉस्पिटल की रिक्वायर्ड क्या रहती है बच्चों, कम रहती है। मैंने अभी अभी बोला कि इसमें मूड डिसऑर्डर रहता है बच्चों, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, हाइपर आपका अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। अब आता है बच्चों इसका क्लासिफिकेशन। अगर इसके क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, इसके क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, क्लासिफिकेशन, तो मेनिया कैन बी क्लासिफाइड द 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है मेनिया। कितनी कैटेगरीज में बच्चों, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। वैक्स स्टेटस, मिक्स्ड स्टेटस। मिक्स्ड स्टेटस के अंदर क्या होगा, मिक्स्ड स्टेटस इंडिविजुअल को अकरिंग मैनिक एंड डिप्रेसिव, इसमें मेनिया भी रहेगा और डिप्रेसिव के फीचर्स भी आएंगे। हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया में क्या रहेगा बच्चों, लेस नीड रहेगी उसको स्लीप की, नींद कम आएगी, कम ही नीड रहेगी। गोल ऑफ द मोटिव बिहेवियर एंड मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, जो गोल ऑफ मोटिवेशनल था वो क्या रहेगा बच्चों, इंक्रीज रहेगा। इसके अलावा एसोसिएटेड डिसऑर्डर, इसमें सिंगल मैनिक एपिसोड आएगा जो सिग्निफिकेंट डायग्नोस किया जाता है बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। सिग्निफिकेंट किसे किया जाता है, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसके सिम्टम्स आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं बच्चों तो सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है, सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो आता है, इसमें 4 ई देखे गए हैं, 4 ई देखे गए हैं, ठीक है। वो 4 ई आपको याद करने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, यूफोनिक, कौन कौन से हो सकते हैं, यूफोनिक आ सकता है आपका। इसके अलावा इरिटेबल मूड हो सकता है, इरिटेबल मूड हो सकता है, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी आपको देखकर दर्शा सकता है, हाइपर एक्टिविटीज आपको दर्शा सकता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, हाइपर एक्टिविटी, बीजी हो सकता है, ईट एंड स्लीप के अंदर बीजी हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल इनअप्रोप्रिएटेड, जो सेक्सुअल इनअप्रोप्रिएटेड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, फाइट द आइडिया, आइडिया से क्या करेगा बच्चों, फाइट करेगा किससे, आइडिया से। जस्ट वेट ए मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, तो इसके अंदर आपको 4 ई देखने को मिलेंगे। इरिटेबल मूड देखने को मिल सकता है, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इसके अलावा बीजी रहेगा, स्लीप और ईट में सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट रहेगा, फाइट रहेगा आइडिया से, लूज ऑफ एसोसिएशन रहेगा, साइकेट्रिक थिंकिंग, साइकोटिक थिंकिंग के अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर मैंने पहले ही बताया था आपको क्या होता है कि आपका अपने आप को क्या समझेगा कि मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है, वेरी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी अनेबल टू कंसंट्रेट आपका हो सकता है, परसेंट स्पीच हो सकता है, हाइपर वर्बल हो सकता है, बहुत ज़्यादा बोलेगा, जजमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसको नहीं कर पाएगा, पुअर जजमेंट रहेगा, मनी के अंदर, सेक्स के अंदर और एनी प्लेजर के अंदर। लाउड क्लोथिंग हो सकती है, एक्सेसिव मेकअप हो सकता है। इसके अलावा आपको 4 ई इसके अंदर लिखने हैं। सबसे पहला आता है यूफोरिया, यूफोरिया। इसके बाद में आता है इलेशन, इलेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपको मिल सकता है एक्सलेशन, एक्सलेशन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका एक्सटेसी,
ठीक है। तो ये 4 स्टेज होती है। स्टेज ऑफ मेनिया से आपका क्वेश्चन आए, स्टेज ऑफ मेनिया से आपका क्वेश्चन आए तो ये 4 लिखना है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यूफोरिया में इंक्रीज सेंस ऑफ द साइकोलॉजिकली विल द बीइंग हैप्पीनेस एंड हैप्पी ऑनगोइंग इवेंट। आप क्या हो सकता है इसमें आपका इंक्रीज हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, इंक्रीज हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा इलेशन के अंदर क्या रहेगा, मूड एलिवेटेड रहेगा, मूड एलिवेटेड रहेगा। एक्सलेशन के अंदर क्या रहेगा, इंटेंशन एलिवेशन रहेगा। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पाई जाएगी। और एक्टेसी के अंदर सीवियर एलिवेशन रहेगा, मूड का बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं किसके बच्चों, मेनिया के। ये सिम्टम्स आपको बताए मैंने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों तो आता है मेनिया का जो साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है। साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है वो क्या क्या देनी है बच्चों, साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है वो क्या देनी है आपको यहाँ पे। सबसे पहले साइकोथेरेपी आपको देनी है कंबाइंड में विद द मेडिकेशन के साथ में, कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड की रिस्क नहीं रहे, इंजरी की रिस्क नहीं रहे। प्रोवाइड करवाना है उसको सपोर्ट क्लाइंट को और उसकी फैमिली को, हेल्प करना है क्लाइंट की कि वो एक्सेप्ट करे इस डायग्नोस को एंड ट्रीटमेंट प्लान को एक्सेप्ट करे। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। फुल क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है माय डियर, ठीक है। तो ये था अपना पेपर साइकेट्रिक का जो आपको करना है। कब करना है बच्चों, आपको करना है ये 12 तारीख को आपको इस पेपर को करना है, क्योंकि कहा गया है हमारे जीवन में मुश्किलें समय केवल इसलिए आती है ताकि हम अपनी क्षमताओं को पहचान सके। जो ये एग्जाम है बच्चों ये भी एक मुश्किल समय है, इसको आप अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेसिटी को पहचानना है और पेपर क्रैक करके आना है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको कम से कम मैंने बोला है कम से कम आपको 50 से 60% पेपर आपको मिलने वाला है। 50 से 60% पेपर आपको मिलने वाला है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने डील करवाए। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ थोड़ी सी मेहनत करें और अपने आप में भी थोड़ा सा नॉलेज इंप्रूवमेंट करें। लेकिन 50 से 60% तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा बच्चों। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और एग्जाम हॉल में आपको ये आवाज़ें गूंजनी चाहिए। और ज़रूर बताएं कि आपको पेपर करने से साथ में कैसा फील हुआ, कितना आपको मज़ा आया, क्या क्या चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों ये एग्जाम टाइम है, ये बड़ा टाइम है, इसके लिए आपका गुड लक होना चाहिए। विश टू ऑल यू आप गुड लक। थैंक यू सो मच, आपको सक्सेस मिले, आपने अटेंशन लिया, मेरे को झेला और आपका पेपर अच्छा हो। मैं इसी शुभकामना के साथ में क्लास की समाप्ति यहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर काइंड अटेंशन।